काफी टाइम बाद मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। किलिंग स्टॉकिंग के बाद मुझे कोई भी अच्छी स्टोरी मिल नहीं रही थी, बट ये जो साइकोलॉजिकल स्टोरी है इसके बारे में मैं तुम्हें क्या ही इंट्रो दूं। मैं कुछ भी बताऊंगा वो स्पॉइलर हो जाएगा। कहानी शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक होटल का सीन, और यहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे हैं और पीछे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का अंदर आता है, और अंदर आते ही कोई आदमी उसे उसका नाम लेकर बुलाता है। मास्टर लुओ, हमारा कार्गो शिप बिल्कुल खाली है। तब ये नौकर कहता है कि मास्टर जरा आप इधर देखो तो एक बार, और ये फोन में देखता है कि कुछ लोगों को रस्सी से लटकाया गया है। और मुझे पता है ये किसका काम है, ये बैटमैन का काम है। बैटमैन कहता है ना कि तुम लोगों को जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन इतना मारूंगा कि मरने के लिए भीख मांगोगे। और देखो इनको जरा ध्यान से, ये लोग बिल्कुल वैसे ही लटके हुए हैं। मिस्टर लियो को पता है कि ये किसका काम है, इसीलिए वो कहते भी हैं कि रॉन ये तुम ही हो ना। वैसे हाँ, ये आदमी बहुत अच्छा है क्योंकि ये अपनी नौकर को इसके लिए ब्लेम नहीं करता, क्योंकि हालात उसके हाथ में नहीं थे। लेकिन फिर भी तुमको पनिशमेंट मिलेगी, जाओ जाकर कोई पुराना सॉन्ग खोजो। और ये कैसा पनिशमेंट है? उसके बाद मिस्टर लियो कॉल लगाते हैं और वो कहते हैं कि पता करो रान क्या कर रहा है। सामने वाले जवाब देते हैं कि समझ गया मास्टर, हो जाएगा। अपने नौकर को वो कहते हैं कि मुझे व्हाइट नेस्ट ले चलो। मिस्टर लियो अपने नौकरों के साथ व्हाइट नेस्ट नाम की एक वीआईपी प्राइवेट क्लब में पहुंच जाते हैं, और ये जगह बहुत ही ज्यादा सेफ लग रही है और यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट्स वगैरह हैं। अब हमें थोड़ा सा इस सिटी का इंट्रो दिया जाता है। ये पिंक सिटी है और ये जगह समुद्र को जोड़ता है। समुद्र पास में होने की वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बिजनेस बहुत हाई है, और यही रीजन है कि यहाँ का इकोनॉमिक बहुत तेजी से बढ़ा है। पिंक सिटी में हॉर्न एंड टेक्नोलॉजी का लियो रियो रहता था, और यहाँ पर किसी यॉन यूई का राज था, और किसी जैन ने यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया था। देखो सिंपली बताऊं तो यहाँ पर यॉन नाम का एक टेक्निकल आदमी रहता था, लेकिन यहाँ पर राज उसका नहीं था, राज किसी दूसरे आदमी का था, और उसका नाम था योंगुई। लेकिन एक इन्वेस्टर भी यहाँ पर था जिसका नाम था जेन, और ये तीनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। जिसमें से रॉन जैन बहुत ही ज्यादा समझदार था, समझदार नहीं कह सकते, बहुत ही ज्यादा रहस्यमय था। इसके बारे में कोई भी कुछ जान नहीं पाया, कोई भी आज तक उसका असली शक्ल नहीं पहचान पाया, किसी को नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। इन तीनों के बीच में जब लड़ाई चल रही थी तब रॉन जेन ही वो इंसान था जिसने संतुलन तोड़ने की कोशिश की। उसने बार बार लुओ को निशाना बनाया। उन दोनों के बीच की दुश्मनी और गहरी होते गई। इतना समझ लो कि ये दोनों ही एक दूसरे को एकदम जान से मारना चाहते हैं। देखो मानवा में इसका नाम लुओ है, लेकिन लुओ पढ़ना मेरे लिए बहुत कठिन है, तो बार बार मैं इसको लियो बोलूंगा, लियो। तो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे कि वो अननोन पर्सन जिसका नाम है नियो जैन, जिससे कि हमारे लियो भाई साहब हमेशा लड़ते रहते हैं, वो लियो यही है। और ये जैसे ही होटल के अंदर एंटर करता है, वहाँ पे जो भी वेटर होते हैं वो तुरंत ही उसका वहाँ पर वेलकम करते हैं। लड़कियां तो एकदम एक लाइन से खड़ा होकर वेलकम कर रही हैं। मिस्टर लियो अपने दोस्त से कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सेफ है, एंजॉय करो। दूसरा बंदा कहता है कि वो आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, और यहीं पर वो दो लड़कियों के साथ कहीं चला जाता है। भाई साहब एंजॉय करने का ये कौन सा तरीका है? उसके पीछे एक आदमी होता है जो कि पूछता है कि मिस्टर लियो क्या आप यहाँ पर आए न्यू यंग मास्टर को देखना पसंद करेंगे? ये सभी काफी साफ सुंदर और अच्छे हैं। बट वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इस टाइम इस सब की जरूरत नहीं है। तभी एक लड़का चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो। तभी एक दूसरा लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ अंदर आए कैसे, और यहाँ आने के बाद तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो कि तुम बहुत ही मासूम और अच्छे लड़के हो? और ये लड़का बहुत ही डरते हुए कहता है कि प्लीज सर, प्लीज बचा लो मुझे। मिस्टर लियो उसकी तरफ घूरते हैं और वो लड़का भी ये सब देखकर उस लड़के को छोड़ देता है जो जबरदस्ती यहाँ पर आया है। मिस्टर लियो उससे कहते हैं कि क्या तुम खड़े हो सकते हो? वो जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, और थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। गुस्सा होकर मिस्टर लियो मैनेजर की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर, तुम लोग ऐसी बदतमीजी करने लगे हो लोगों के साथ। मैनेजर माफी मांगते हुए कैसे भी करके उस मामले को शांत करता है। वो बताते हैं कि इस लड़के का नाम सू है और ये चाइनीज डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, और इसकी मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे हैं क्योंकि उसकी मम्मी जुआ खेलती है। इसीलिए ये लड़का इस होटल में आता है ताकि ये अपनी मम्मी का कर्जा चुका सके। तो माँ बाप ऐसे निकल जाए तो बच्चों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं छोटी उम्र में। बताओ, बाप जुआ खेले तो अच्छा भी लगता है, मम्मियां जुआ खेल रही हैं। ये लड़का अपने मन में बोल रहा होता है या फिर बता रहा होता है, पता नहीं। ये कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। उसकी मम्मी ने उसको बोला था कि बेटे बस तुझे यहाँ पर आना है और तुझे कुछ काम वगैरह करना है। मिस्टर लियो उससे कहते हैं कि सू, वो कहता है कि यस सर। वो ऐसे यस सर नहीं बोलता, डरते हुए बोलता है यस सर। क्या तुमने आज से पहले किसी को भी डेट किया है? सू जवाब देता है कि नहीं। मिस्टर लियो उसको एक ऐसा चॉइस देते हैं जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सू ये तुम्हारी चॉइस है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे?
चलोगे? नहीं नहीं, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया था और इसका पहला ऑप्शन तो ये है कि वो मिस्टर लियो के साथ चले और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम उसके साथ जाओ। सू डरते हुए पूछता है कि क्या कोई डिफरेंस है अगर मैं आपके साथ चलूं तो? ओके, तो मेरे हिसाब से ना कि सू यहाँ पर सिर्फ काम नहीं कर। मिस्टर लियो उसको समझाते हैं कि अगर तुम क्लब के उस दूसरे लड़के के साथ जाते हो तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कितनों के साथ क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो सिर्फ मैं ही करूंगा जो मुझे करना है तुम्हारे साथ। सू के पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो डरते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। अगर आप चाहते हो कि ये लड़का आपके साथ जाए तो ये लड़का आपके साथ जाएगा। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं मिस्टर लियो के पर्सनल कैबिन में और यहाँ पर ये बंदा सू से पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि कैसे करते हैं? ये जवाब देता है कि हाँ, मुझे सब पता है। इस बात पर मिस्टर लियो उसे कहते हैं कि जाओ जाकर अपने आप को अच्छी तरीके से वॉश करो और ये उसे साफ साफ धमकी भी देते हैं कि अगर मैं तुम्हारे काम से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं तुम्हें वापस वहीं भेज दूंगा। अब ये भागते हुए जाता है नहाने के लिए। 15 मिनट बाद सू प्रिंसेस बनकर आता है। मिस्टर लियो उसको देखते हैं और कहते हैं कि चल इधर आ। अब ये थोड़ा सा शर्माने की एक्टिंग कर रहा था, इसलिए मिस्टर लियो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने नीचे गिरा देते हैं और यहाँ पर हम सू के बॉडी पर थोड़े अजीब से निशान देखते हैं। अब इनके बीच में और बहुत कुछ होता है लेकिन हम उसे स्किप करेंगे। थोड़े समय हम बात का सीन देखते हैं जहाँ पर सू बहुत ही थका हुआ है। मिस्टर लियो उसे पूछते हैं कि क्या तुम चल सकते हो, और वो मन में भी सोच रहे होते हैं कि ये लड़का उतना भी बुरा नहीं है। सू शुरुआत में कहता है कि मुझे लगता है कि मैं चल सकता हूँ, लेकिन जब वो थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है तब उसे रियलाइज होता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। इसीलिए वो मिस्टर लियो को बताता है कि मैं नहीं चल सकता और इसीलिए मिस्टर लियो एक जेंटलमैन की तरह उसे गोद में उठाते हैं और वापस से बेड पर रख देते हैं। इसके बाद ये आदमी अपने कपड़े वगैरह पहनकर यहाँ से जा रहा होता है। तभी सू पूछता है कि क्या आप जा रहे हो यहाँ से और मेरा क्या होगा? तब वो बताते हैं कि मैं किसी को भेज दूंगा जो तुम्हें पिकअप कर लेगा और तब तक चुपचाप से यहाँ पर बैठे रहो। कुछ टाइम बाद ये आदमी कार में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ रहा होता है और इस डॉक्यूमेंट में सू के बारे में ही लिखा हुआ है, मतलब वो अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, उसके पापा क्या करते हैं, ये हर एक चीज। वो ये भी देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। तभी उसका एक आदमी कंफर्म करता है कि मिस्टर लियो डिनर का सारा इंतजाम हो चुका है और ये भी पूछता है कि वो जो लड़का व्हाइट नेस्ट क्लब में पड़ा हुआ है उसका करना क्या है। तब वो कहते हैं कि उसे मेरे घर पर छोड़ दो। अब हमें मिस्टर लियो का घर दिखाया जाता है जिसके अंदर हम सू को देखते हैं जो कि सोफे पर बहुत ही चुपचाप से बैठा हुआ है। मिस्टर लियो भी वहां पर आते हैं। वो वहां खड़ा होकर मिस्टर लियो का नाम पुकारता है। तब मिस्टर लियो चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि क्या तुम चुपचाप बस वहां पर खड़े रहोगे, जल्दी चलो मेरे साथ। सू घबराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बेडरूम के अंदर मिस्टर लू सू को मसाज करने के लिए कहते हैं। कम ऑन यार, ये यही सब करना है, मतलब तेरे पास क्या सब कुछ है फिर भी तू ये बकचोदी कर रहा है। सू कहता है कि मिस्टर लियो, क्या आप मुझे मेरा फोन चलाने के लिए थोड़ा देर के लिए परमिशन देंगे, क्योंकि मुझे इंटरनेट पे ट्यूटोरियल सर्च करना है। मिस्टर लियो कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि तुझे इंटरनेट पर वीडियो देखने की जरूरत पड़े। थोड़ी देर बाद सू वहीं पर सो जाता है। तब मिस्टर लियो उसे कहते हैं कि बेटे, आज तक मैंने किसी को ये परमिशन नहीं दिया कि वो मेरे बेड पर मेरे साथ सो सके, और ये बोलते ही वो उसे लात मारकर नीचे फेंक देते हैं। बट ये आदमी इतना भी बुरा नहीं है, वो उसे चादर भी देता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जब सू को याद आता है कि कल रात को वो यहीं पर सो गया था तो उसकी फट जाती है और उसे समझ में आता है कि इस बात पर वो कितने नाराज हो सकते हैं। पर ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करते हुए वो उनको सीधा गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन मिस्टर लियो इसका कोई भाव नहीं देते हैं। सू पूछता है कि अच्छा मिस्टर लियो, ये तो बताओ आज मैं पहनूंगा क्या? मतलब कितना बड़ा गरीब है यार, बेचारे के पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। मिस्टर लियो कहते हैं कि मेरे पास इन सब फर्जी चीजों के लिए टाइम नहीं है, मैं किसी को भेज दूंगा जो इन सब चीजों का ध्यान रख लेगा। वो अपने नौकर से कहते हैं कि मेरे कमरे में एक लड़का है, उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसे कुछ कपड़े वगैरह की जरूरत है, जाओ जाकर दे दो और ध्यान रखना कि वो यहाँ से जाए नहीं। सामने वाला इंसान कहता है कि ठीक है, समझ गया मैं। तभी एक आदमी उसे कॉल पर बताता है कि रॉन जेन का हमें कुछ पता चला है। 3 दिन पहले उसे समुद्र के पास वाले मार्केट में देखा गया था। रॉन जेन, कहां तक भागेगा तू? यार इसका नाम बहुत खतरनाक है, इसीलिए अब हम ना इसको सिर्फ जैन बोलेंगे। जैन काफी सिंपल नाम है। वहां पर सू अपने न्यू ड्रेस पहन कर आता है। वो कहता है कि मिस्टर लियो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब मिस्टर लियो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सको? चलो ठीक है, पूछो। अच्छा, मैं कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूँ। इस बात पर मिस्टर लियो कहते हैं कि क्या किताबें पढ़ना चाहते हो? बताता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ थीसिस लिखने हैं अपने ग्रेजुएशन के ऊपर। मिस्टर लियो कहते हैं कि तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे होगे, जो भी तुम्हें किताबें चाहिए उनका एक लिस्ट बना लो। और ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। रात के टाइम सू जब मिस्टर लियो का फ्रिज ओपन करता है कुछ चीजें पीने के लिए, तब उसे वहां पर इतने ऑप्शन मिल जाते हैं कि उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या पीना चाहिए। अमीर लोगों का यही दिक्कत है यार, इनके फ्रिज में इतनी चीजें होती हैं कि ये कंफ्यूज रहते हैं कि इन्हें क्या खाना पीना चाहिए। हमारे फ्रिज में देख लो, बस सब्जी मिलेगा और
पानी मिलेगा। छोड़ो ये सब बातें, तभी मिस्टर लियो उसके पीछे आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटे क्या कर रहा है तू यहाँ पर। और ये सुनने के बाद तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर अचानक से ऐसे पीछे से आ जाए तो कोई भी डर जाता है। सू बताता है कि बस वो यहाँ पर थोड़ा सा दूध पीने आया हुआ है। होमलैंडर का फैन है बंदा अपना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर मिस्टर लियो बैठे हुए हैं और तभी उनके पास एक नौकर आता है और मिस्टर लियो उनसे कहते हैं कि सू को थोड़ा दूध वगैरह पीना था, तो जाओ जाकर उसे एक गिलास दे दो। 5 मिनट बाद ये दोनों बैठकर दूध वगैरह पी रहे हैं। ये मानवा चूज करते समय मैंने चैट जीपीटी से साफ साफ बोला था मुझे कुछ भाई साइकोलॉजिकल चाहिए। ये क्या रोमांटिक आया जा रहा है बस। सो मिस्टर लियो से पूछता है कि क्या आपको और भी दूध चाहिए, मैं आपके लिए उबाल सकता हूँ। इस बात पर वो कहते हैं कि अरे नहीं, और हाँ ये सब खत्म हो जाए तो तुम मेरे साथ चलो। सू पूछता है कि कहाँ पर? ऑफ कोर्स मेरे बेडरूम में। तुझे क्या लगा मैं तुझे चांद पर ले जाने की बात कर रहा हूँ? नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे बच्चों की तरह सू किताबें पढ़ रहा है। जब मिस्टर लियो इसको देखते हैं तो कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई भी करता है। वो इस बात से काफी इंप्रेस होते हैं, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उसके पास जाकर करते हैं। मिस्टर लियो उसे कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे मेरे साथ? बाहर वॉक पे जा रहे हैं। सू कहता है कि हाँ बिल्कुल। इस पर मिस्टर लियो कहते हैं कि ठीक है, पहले जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज करो। फिर से अमीर लोग, भाई मैं तो एक ही कपड़े हर जगह पहन के चला जाता हूँ। कितना गरीब महसूस करवा रहा है ये मानवा हमें। थोड़ी देर बाद ये दोनों बाहर घूम रहे होते हैं और इन्हें एक कुत्ता देखकर भौंक रहा होता है, और ये कुत्ता मिस्टर लियो का ही है, इसीलिए वो उस कुत्ते से कहते हैं कि ज्यादा भौंक मत साले, नहीं तो खाना नहीं दूंगा। सू जब पहले उस कुत्ते को देखता है तो थोड़ा डर जाता है, लेकिन बाद में जब वो उसके पास जाता है तो वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। इस कुत्ते का एक अच्छा सा नाम भी है, लेकिन उसे हमें क्या लेना देना, हम तो इसे कुत्ता ही बोलेंगे। सू उस कुत्ते को कह रहा होता है कि चल बैठ यहाँ पर, बट वो सू की बात नहीं मानता। तब मिस्टर लियो उससे कहते हैं कि बेटे चल, जो भी सू कह रहा है उसकी बात मान। सू बताता है कि उसे कुत्ते बहुत पसंद है, मतलब उसे सारे ही एनिमल्स बहुत पसंद है, और वो ये चाहता है कि क्या वो फ्यूचर में भी इस कुत्ते को देखने आ सकता है। तब मिस्टर लियो उससे कहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आज रात तुम बिहेव कैसे करते हो। और रात के टाइम हम ये खरगोश का सीन देखते हैं, मेरा मतलब है कि सू खरगोश बना हुआ है। छोड़ो मैं क्या ही इस पैनल को एक्सप्लेन करूं, बस सुंदर दिख रहा था इसलिए सोचा कि तुम लोगों को भी दिखा दूं। सू उनसे पूछता है कि क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तब वो जवाब देते हैं कि नहीं, आज रात तुम यहीं पर सो। और वो सू को कुछ रिवॉर्ड्स देना चाहते हैं। इस बात पर सू कहता है कि मैंने सुना है कि आपके पास हॉर्सेस भी हैं। मिस्टर लियो पूछते हैं कि अच्छा है, तो तुम राइड करना चाहते हो? खैर इसके बाद नेक्स्ट डे का सीधा हमें सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर आया हुआ है, वो भी अपना बैग लेकर। ये भी रहने वाला है क्या यहाँ पर? और इसका नाम है सेन। मिस्टर लियो के पास बहुत नौकर हैं, लेकिन आज सब मर चुके हैं, इसीलिए सू जाता है दरवाजा खोलने के लिए, और वो अपना इंट्रो देता है कि मिस्टर सेन, माय नेम इज सू, प्लीज अंदर आइए। सेन सोचता है कि लियो ने तो मुझे नहीं बताया कि उसने एक आदमी को रखा है, और ये आदमी है कौन? इसीलिए वो इस घर के मैनेजर को अपना बैग देता है और कहता है कि मिस्टर लियो कहाँ पर हैं? वो बताता है कि वो अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, और वो बार बार सू को देखे जा रहा है, मतलब वहां से जाते समय भी वो सू को देखता है एक बार, वो भी बहुत गंदी नजर से। वो जानना चाहता है कि मिस्टर लियो और सू के बीच में क्या रिलेशनशिप है। वो सू के पास बैठकर वो सब कुछ जानने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी मिस्टर लियो वहां पर आ जाते हैं, और यहाँ से इन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। मिस्टर लियो पूछते हैं कि तुम चैटिंग पर क्या बात कर रहे थे? तब सेन बताता है कि अभी तक तो हमने चैटिंग स्टार्ट की ही नहीं। वो सब छोड़ो, तुमने ये लड़का कहाँ से पा लिया? मिस्टर लियो बताते हैं कि वो व्हाइट नेस्ट क्लब के पास। अगर सू मेरी जगह तुमसे मिला होता तो आज रात उसके साथ तुम होते, और वैसे भी जब मेरा इससे मन भर जाएगा तो मैं इसको वापस तुम्हारे पास भेज दूंगा। मुझे लगा कि ये दोनों इतनी अभद्र बातें कर रहे हैं तो सू वहां पर नहीं होगा, लेकिन सू बगल में बैठा हुआ है। मिस्टर लियो सू के मुंह पर ये सब बोल रहे हैं कि जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अभी बस मैंने मिस्टर लियो को गाली देने ही वाला था, लेकिन तभी मिस्टर लियो कहते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो मेरे बारे में, मैं इसे वापस यूनिवर्सिटी भेज दूंगा जहां पर ये अपनी आगे की पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि अगर तुम वापस से व्हाइट नेस्ट जैसी जगह पर जाओगे तो अगले ही दिन मारे जाओगे। इसके बाद वो उस इन्वेस्टिगेटर से पूछते हैं कि क्या तुम रेस कोर्स जा रहे हो? वो जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल। देखो अमीरी क्या होती है ये तुम मिस्टर लियो से सीख सकते हो। इनके पास कई सारे हॉर्सेस हैं, एक हॉर्स के ऊपर अपना इन्वेस्टिगेटर बैठकर राइड कर रहा है। मिस्टर लियो सू से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा चाहिए? वो एक ब्लैक वाले हॉर्स को चूज करता है। मिस्टर लियो पूछते हैं कि तुम्हें पता है इसको चलाते कैसे हैं, मतलब इसके ऊपर राइड कैसे करते हैं? सू कहता है कि मुझे ट्राई करने दीजिए। मिस्टर लियो भी सोचते हैं कि चलो देखते हैं ये घोड़े को कैसे संभालता है। इन्वेस्टिगेटर जब मिस्टर लियो को ऐसा करते हुए देखता है तो वो सोचता है कि ये भोसड़ी का इतना अच्छा कैसे हो गया। ऐसा इसने इसलिए बोला था क्योंकि सू घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, तो मिस्टर लियो उसकी उस चीज में हेल्प कर रहे हैं। सू फिर भी चढ़ नहीं पाता, ये इतना बच्चा है कि मिस्टर लियो को घोड़े के ऊपर चढ़ना पड़ता है, और फिर वो सू की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि चलो आ जाओ। घोड़े पर सू आगे बैठा हुआ है और मिस्टर ली पीछे बैठे हुए हैं, और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर कुछ स्पेशल करना चाहते हो? सू कहता है कि यहाँ पर
ये सब कुछ करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। तब वो कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो बस तुमको ये घोड़ा चलाने के बारे में सिखाने का सोच रहा था। 15 मिनट बाद सू ने घोड़े पर बैठना तो सीख लिया है। इन्वेस्टिगेटर मिस्टर लियो से पूछता है कि जो तुम काम करना चाहते थे क्या तुमने कर लिया। वो उसका कोई जवाब नहीं देता बल्कि सीधा आगे निकल जाता है। वो पीछे से चिल्लाता है कि क्या तुम सारे तमीज भूल चुके हो, तुम्हें मुझे जवाब देकर जाना चाहिए। सू बेचारा चुपचाप पीछे खड़ा हुआ है क्योंकि उसे तो घोड़ा चलाना आता ही नहीं है। पर तभी इस घोड़े को पता नहीं क्या होता है कि ये अपने आप ही दौड़ने लगता है। सेन कहता है कि सू तुमने आखिरकार कर लिया, मतलब वो अब घोड़े के ऊपर अच्छे से राइड कर पा रहा है इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। सू पूछता है कि मिस्टर सेन लियो कहाँ है। वो बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं देख रहा हूँ कि वो तुम्हें काफी पसंद करता है। इन दोनों की बातचीत चली रही होती है कि तभी मिस्टर सेन कहते हैं कि चलो रेस करते हैं। सामने पहाड़ की चोटी पर एक फ्लैग है, वहां तक रेस लगाते हैं, जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। सू पूछता है कि हम बैट क्या करेंगे। तो मिस्टर सेन कहते हैं कि छोड़ो इन सब चीजों को, पहले रेस करते हैं। सू भी कहता है कि चलो ठीक है। मिस्टर लियो अपने घोड़े के साथ उस जगह पर घूम रहे हैं, भी उनके पीछे सू आता है हाथ में फ्लैग लेकर, और ऐसे अचानक से सू को देखकर मिस्टर लियो अपने जेब से कुछ निकालने लगते हैं और ये शायद बंदूक है। सू हंसते हुए कहता है कि मिस्टर लियो मैंने मिस्टर सेन को हरा दिया। इस बात पर मिस्टर लियो कहते हैं कि चलो वापस चलते हैं। घर के अंदर सेन मिस्टर लियो से कह रहा होता है कि मैंने तुमको कल बताया था, हमारे सारे दोस्त प्लान बना रहे हैं कि कल हम समुद्र के पास मछली पकड़ने जाएंगे। सेन कहते हैं कि चलो अच्छी बात है ना, तो कल हम चलेंगे और कल जब हम लोग वहां पर जाएंगे तो क्या तुम सुओ को भी अपने साथ लेकर आओगे। मिस्टर लियो कहते हैं कि वो मेरे साथ ही चलेगा। ये इन्वेस्टिगेटर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये अमीर लोग खूबसूरत चीजों से कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो उसे वार्निंग भी देता है। सू काफी डरपोक किस्म का इंसान है, इसीलिए इस ट्रिप पर उसको ले जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है और शायद जेन भी वहां पर आ सकता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर लियो सू से मिलने जाते हैं और यहाँ पर सू पढ़ाई कर रहा है एनिमल फॉर्म के बारे में। मिस्टर लियो कहते हैं कि क्या क्या पढ़ते रहते हो तुम पूरे दिन, और ये बोलने के बाद वो उसे किताब छीन लेते हैं और उसे फेंक देते हैं और सू को अपने गोद में बैठाकर कहते हैं कि कल हम मछली पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे जाने वाले हैं, क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ। सू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल चलूंगा, मुझे वहां पर गए हुए बहुत टाइम हो चुका है। मिस्टर लियो बताते हैं कि बेटे हमें कल ही चलना है। तब सू घबराते हुए कहता है कि अरे हमें कल चलना है तो मुझे बहुत सारी चीजें पैक करनी पड़ेगी। तब वो कहते हैं कि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस चलो मेरे साथ। नेक्स्ट डे सीधा आप समुद्र का सीन देखते हैं और यहाँ पर मिस्टर लियो के पास एक प्राइवेट शिप है। मिस्टर लियो सेन से कहते हैं कि तुझे किसको पैसे देने हैं कि तूने इतनी खराब डिजाइन बनवाई है बोट की। तभी कुछ लड़के उसके इस जोक पर हंसते हैं। तभी एक लड़का बोलता है कि तुम्हारा ये स्टाइल बिल्कुल जेन की तरह है। जेन ने कुछ समय पहले एक क्लब खरीदा था और अपनी बोट पर बड़े बड़े अक्षरों में जेन स्प्रे करवाया था, मतलब अपना नाम स्प्रे करवाया था, लेकिन आज तक किसी ने भी जेन को उसके अपने बोट पर बैठे हुए या फिर उसे चलाते हुए कभी नहीं देखा। अभी अपना इन्वेस्टिगेटर कहता है कि बस बहुत हुआ, जेन के बारे में बात करना बंद करो, मुझे मैटर नहीं करता कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, मैं हमेशा फर्स्ट जाऊंगा। तभी दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं मिस्टर लियो को पहले जाने दो। मिस्टर लियो हान का हाथ पकड़ते हैं और उसे बोट के अंदर लेके जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर को लड़कियां पसंद है, चलो यहाँ पर किसी को तो लड़कियां पसंद है क्योंकि यहाँ पर बोट के अंदर ही अपने साथ एक लड़की को लेकर आया है। मिस्टर लियो सू से पूछते हैं कि क्या तुमको बाहर जाना है। तब सू कहता है कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इनकी और बातचीत हो पाती तभी एक लड़का चिल्लाते हुए वहां पर आता है और वो कहता है कि हमारा रास्ता जेन की बोट से क्रॉस हुआ, आप कहो तो हम जाकर उसकी अच्छे से खबर लेते हैं। तभी इन्वेस्टिगेटर कहता है कि तुम अपने छोटे दुश्मन को इस बोट पे नहीं देखना चाहोगे। तभी वो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि क्या तुम अपने छोटे दुश्मन के बोट को नहीं देखना चाहोगे। मिस्टर लियो कुछ भी नहीं बोलते, बस वो खड़ा होकर वहां जाने लगते हैं और उसके पीछे पीछे सब लोग आता है। और जैसा कि बताया गया था कि जेन ने अपना नाम अपने बोट के ऊपर लिखवाया था और वो भी हम देख सकते हैं अभी साफ साफ। मिस्टर लियो से वो कहता है कि कौन जाने कि जेन उस बोट पर है भी या नहीं, क्या लगता है हमें वहां पर अपनी बोट ले चलनी चाहिए, और उसे वहां से खींचकर अपनी बोट पर लाते हैं और उसे बहुत पीटेंगे भी। पर तभी एक दूसरा आदमी कहता है कि प्लीज थोड़ा समझदारी से सोचो, शायद जेन की बोट पूरी जासूसों से भरी हो जो तुम पर अचानक हमला कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर भी कहता है कि हाँ ये बात भी हो सकती है, उसकी बोट ऑलरेडी यहाँ से जा रही है, हमें भी चलना चाहिए। तभी एक आदमी मिस्टर लियो के पास आता है और कहता है कि क्या हम अकेले बात कर सकते हैं। अब ये दोनों बोट के सामने खड़ा होकर अकेले बात कर रहे हैं। पीछे सुओ के पास इन्वेस्टिगेटर आता है और वो कहता है कि उसकी बोट जा चुकी है, पर तुम्हारा चक्कर आना यहाँ बाहर आकर ठीक हो गया या फिर अभी भी
आ रहा है चक्कर तुमको? सू को बोट के अंदर चक्कर आ रहा था ना, इसलिए वो पूछ रहा है। तो वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है। वो कहता है कि मैं तो बस उनका एक साथी हूँ जिसको वो अपने साथ लेकर आए हैं। मैं कौन सा हमेशा उनके साथ रहने वाला हूँ, इसीलिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे फ्यूचर में जेन का सामना नहीं करना होगा। इन्वेस्टिगेटर कहता है कि हाँ ये तो है, तुम बस लियो से चिपके रहते हो, वो अभी अपने जरूरी काम में बिजी है। और तुम यहाँ क्या करने वाले हो? क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? बाद में वो मन में सोचता है कि मैं इससे ये सब कुछ क्यों पूछ रहा हूँ। यहाँ पर ये सू को एक ऑफर भी देता है कि तुम वो इंसान हो जो मिस्टर लियो के साथ सबसे ज्यादा टाइम तक टिके हुए हो। अगर वो फ्यूचर में तुमको निकाल देता है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। सू भी इसका हाँ में जवाब देता है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर लियो मुझे कब तक अपने साथ रखेंगे? 1 महीने या फिर उससे ज्यादा? इन्वेस्टिगेटर सू को अपना एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में वो तुम्हें निकालेगा तो तुम मेरे पास आ जाना ना। आमतौर पर मैं उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं होता जिसे मेरे दोस्त यूज कर चुके हैं, पर पता नहीं क्यों इस छोटे लड़के को इतना बात मानने वाला लड़का किसने बना दिया। ऑफ कोर्स ये सब कुछ उसने अपने मन में बोला था। चलो उन दोनों की बात खत्म हो गई, उनके पास चलते हैं। सेन सू को लियो की तरफ धक्का देता है और कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो। लियो सू से पूछता है कि सेन ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? सू जवाब देता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। सेन इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उसके साथ क्या ही कर सकता हूँ। तभी वो उसके जेब से वो कार्ड निकालता है जो सेन ने उसे दिया था। उससे पूछता है कि क्या कह रहे थे तुम अभी? इस बात पर वो कहता है कि लोगों को अपना दिल थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, हर बात का बुरा नहीं मानते। पर लियो उसकी एक बात नहीं सुनता। इसके बाद हम घर के अंदर का सीन देखते हैं और यहाँ पर सेन लियो के पास आया हुआ है और उससे कहता है कि कल जो भी हुआ यार उसके लिए सो सॉरी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, अभी वो तुम्हारे बेडरूम में है, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें काफी पसंद आएगा। लियो जाता है बेडरूम के अंदर चेक करने के लिए। लियो जब उसे देखता है तो कहता है कि हाँ लगता है कुछ इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। रात के टाइम मिस्टर लियो सू को अपने पास बुलाते हैं और सेन ने जो गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट वो सू को दे देते हैं, क्योंकि उसने गिफ्ट में कुछ ऐसा चीज दिया था जो उनके किसी काम का नहीं है, बट सू के काफी काम का चीज है। गिफ्ट के अंदर एक टॉय होता है जिसको मिस्टर लियो कहते हैं कि जा के इसको पहन कर आ। अभी वो सू के हाथ में है जिसे वो देखकर काफी घबरा रहा है। कमेंट सेक्शन में जिसने बता दिया कि ये गिफ्ट क्या है मान जाऊंगा मैं उसे। इनकी ये सब बकचोदी चल रही होती है, तभी आधी रात को सेन वहां पर आता है और ये आते ही पूछता है कि तुम्हारे बेडरूम से ये स्मेल कैसी आ रही है, क्या सू अभी भी जिंदा है? लियो बताता है कि हाँ अभी वो सो रहा है। सेन कहता है कि जब वो उठ जाएगा तो खाने के लिए आ जाना और हाँ हम कार्ड्स खेल रहे हैं। लियो गेट बंद करता है और जाकर सू को जगाता है कि अब हमें चलना पड़ेगा। और मुझे लगा था कि शायद ये लोग अभी घर पर आ गए हैं, लेकिन नहीं, अभी भी ये लोग बोर्ड के अंदर ही हैं और अब ये सब एक टेबल पर बैठे हुए हैं कार्ड का गेम खेलने के लिए। लियो सू से कहता है कि तू मेरी हेल्प करना है इस गेम में। फर्स्ट राउंड लियो अपने पूरे पैसों के साथ खेलता है और वो जीत भी जाता है। वैसे उसने ये गेम सेन के अगेंस्ट खेला था। हारने के बाद सेन कहता है कि ये कौन सी किस्मत लेकर आया है गेम में। सेकंड राउंड भी ये ऐसे ही करके जीत जाता है। तब वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर ये ऐसे ही खेलने वाला है तो मैं नहीं खेलूंगा। कुछ टाइम बाद इनका ये गेम खत्म होता है और अब हम देखते हैं एक बीच का सीन और यहाँ पर सू मिस्टर लियो से पूछता है कि आप क्या करने वाले हो मेरे साथ। इससे पहले कि वो इसका जवाब दे पाते हैं तभी उन्हें एक कॉल आता है। कॉल पर वो आदमी कहता है कि हमें जेन का पिक्चर मिल गया है। इसके बाद यहाँ से सीधा सीन कट होता है और अब हम देखते हैं एक बहुत ही सुंदर घर। लियो का हाउस मैनेजर उनके पास आता है और कहता है कि आपके ऑर्डर के अनुसार मिस्टर जिंग आपका इंतजार कर रहे हैं स्टडी रूम में। लियो सू को कहता है कि तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। जाते टाइम मिस्टर लियो सोच रहे होते हैं कि लकीली मेरी मुलाकात सू से हो गई और उसे मैं अपने साथ घर ले आया, वरना उसकी इतनी साफ नरम दिल पर्सनालिटी के साथ अगर उसे व्हाइट नेस्ट जैसी जगह पर छोड़ दिया जाता तो लोग उसका बहुत ही गंदा इस्तेमाल करते। देख रहे हो ये बंदा कितना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। मैं था जिसने इसकी जिंदगी बदल दिया, वरना मर रहा होता कहीं। रूम के अंदर मिस्टर जिंग लियो को हेलो कहते हैं। 3 महीने पहले जेन लॉस में दिखाई दिया था। उस जगह पर पिंक सिटी का एक पुलिस मौजूद था। जेन की ये फोटो उसी ने ली है। लियो कहता है कि ये कैसे कंफर्म होगा कि ये जेन ही है। फोटो के अंदर ये जो नीले बालों वाला आदमी है यही वो पुलिस है और ये जो व्हाइट बाल वाला आदमी है ये जेन है। तो उस पार्टी में किसी ने जेन को उसका नाम लेकर बुलाया था। तब ये जो फोटो वाला आदमी है उसने ही रिस्पॉन्स किया, जिससे ये पता चलता है कि जो जेन है वो यही है। मिस्टर लियो पूछते हैं कि क्या इसका कोई फ्रंट से फोटो नहीं है। जिंग बताता है कि अगर वो लोग इतने सतर्क ना होते और वहां पर एक आदमी जेन का नाम लेकर उसको ना बुलाया होता तो इन लोगों को कभी पता ही ना चलता कि वो जेन है। उस पुलिस वाले ने जेन का चेहरा ध्यान से नहीं देखा था और जब उसे पता चला कि ये जेन है तब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था कि वो उसका फोटो ले सके, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया। लियो सोचता है कि क्या जेन तस्करी के माल के काम में हाथ डालने वाला है। जेन और मैंने कभी उन चीजों में कोई लेना देना नहीं रखा, लेकिन उस एरिया में आमतौर पर ऐसे धंधे होते रहते हैं। बाद में वो अपने आप से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जेन इन सब चीजों का धंधा कभी नहीं करेगा। मिस्टर जिंग को ये ऑर्डर देता है, लोगों को बोलो कि उस एरिया पर और जेन के ऊपर ध्यान रखे।
के मुझे लगता है कि कुछ लोग हद से ज्यादा लालची हैं और वो अपने ही लालच का शिकार होंगे। जिंग बोलता है कि समझ गया मैं। लियो अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या आज रात को मेरा कोई स्पेशल प्लान है। वो बताता है कि हाँ, आपको एक चैरिटी में जाना है। वो सोचता है कि सू जब से यहाँ पर आया है वो इस घर में कैद है, बस वो एक बार गया है बोट पर, इसीलिए वो कहता है कि जाओ जाकर सू को कुछ अच्छे कपड़े दिला देना, आज सू भी चलेगा मेरे साथ। मैनेजर यस में जवाब देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं सू को जो कि कुत्ते को नहला रहा है, लेकिन वो भागे जा रहा था। तभी वो कुत्ता एक आदमी से टकराता है। सू उस कुत्ते को पकड़ता है और कहता है कि कहाँ भागे जा रहा है। जिससे वो कुत्ता टकराया था वो कहता है कि ये सू है, ये तो काफी सुंदर दिखता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसके पास थोड़ा सा अजीब लगता है। और हाँ, ये लू है, मिस्टर लियो का नौकर। सू कहता है कि मिस्टर लू प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, बस थोड़े टाइम में हम चल रहे हैं। थोड़े टाइम बाद हम मिस्टर लियो को देखते हैं जो कि एक पार्टी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनको कॉल आता है कि मिस्टर लियो हम एक ट्रैफिक में फंस गए हैं और अब हम टाइम पर नहीं आ सकते। मिस्टर लियो लू के ऊपर चिल्लाते हैं कि क्या तू टाइम पर तैयार नहीं हो सकता। सू एक्सप्लेन करता है कि ये मेरी गलती है, मैं एक कुत्ते को नहला रहा था जिसकी वजह से लेट हो गया और हाँ, ऐसा कुछ दोबारा अब नहीं होगा। मिस्टर लियो कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर पहुंच जाओ अंदर मत आना, डिनर खत्म होने के बाद मैं बाहर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। इसी पार्टी में इन्हें वो पुलिस वाला मिलता है जिसने जेन का फोटो लिया था, या फिर जो उस फोटो में जेन के साथ था। वो आदमी कहता है कि मिस्टर लियो व्हाट अ कोइंसिडेंस। और हाँ, ये जो आदमी है शायद ये मिस्टर जांग का मैनेजर है। ये जो आदमी है वो मिस्टर जेन का मैनेजर है, क्योंकि इससे एक लड़की अगर पूछती है कि क्या आज मिस्टर जेन नहीं आने वाले, वैसे भी उनको इनवाइट करना बहुत डिफिकल्ट है कि वो यहाँ पर आए और आकर अपना फेस हमें दिखाएं। ये मैनेजर बोलता है कि मिस्टर जेन अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो भी अपने प्यार के साथ। मिस्टर लियो कहते हैं कि मैं भी जेन से मिलना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि मुझे उससे पूछने हैं। वो मैनेजर कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपको एक मौका जरूर मिलेगा। मन में लियो सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा कुछ जवाब देगा। डिनर के बाद लियो बाहर जाता है सू को लेने के लिए और बाहर आते ही इनकी वही बकवास बातें शुरू हो जाती है कि क्या तुमने खाना खाया। सू इसका जवाब हाँ में देता है और इसके बाद ये लोग कहीं जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर लियो आप आ गए हैं। वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं, इसलिए मिस्टर लियो कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी पसंद आता है तो तुम मुझे बताना। किताब के अंदर बैठकर ये दोनों एक बहुत ही सीरियस स्टडी के बारे में पढ़ रहे थे और वो स्टडी होती है एक वॉच के बारे में। लियो कहता है कि ये वॉच इतनी भी बुरी नहीं है, बट सू को वो बहुत महंगी लगती है, इसलिए वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा महंगी है। इस बात पर लियो जवाब देता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। तभी यहाँ पर जैन का मैनेजर आता है, लेकिन लियो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सू बताता है कि देखो ये पॉट कितना सुंदर लग रहा है, हमारे घर का जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर ये बहुत सूट करेगा। लियो को भी ये बात अच्छी लगती है। एक होस्ट अनाउंस करता है कि ऑक्शन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, प्लीज सभी लोग ध्यान दे हमारे फर्स्ट ऑक्शन के ऊपर। और ये कुछ अजीब सी चीज है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, बस तुम लोग देख लो। तो पूछता है कि मिस्टर लियो आप बताइए कि ये जो घटिया चीज स्क्रीन पर दिख रही है ये कितने का बिक सकता है। लियो कहता है कि मेरा छोड़ो तुम बताओ। तो जवाब देता है कि शायद 400,000 500,000 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता। मिस्टर लियो हंसते हुए मन में सोचते हैं कि बेचारा, इसको तो कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में। बाद में उस आइटम का ऑक्शन आता है जिसको सू ने बोला था कि ये हमारे टेबल पे बहुत सुंदर लगेगा और इसकी स्टार्टिंग प्राइस रहती है 100,000। इतना ज्यादा प्राइस देखकर सू कहता है कि अब हम क्या करेंगे मिस्टर लियो। वो कहते हैं कि पहले दूसरों को अपना प्राइस बोलने दो। 300,000 तक इसकी प्राइस जा चुकी है और ये जैसे ही सेल होने वाला होता है मिस्टर लू कहते हैं कि 400,000। लेकिन इस चीज को खरीदना इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि मिस्टर जेन का मैनेजर बोलता है 500,000। लियो उसे देखता है और कहता है कि तू मेरे से लड़ना चाहता है, इसीलिए वो कहते हैं कि 600,000। सू कहता है कि आपको क्या लगता है हमें कितने पर गिव अप करना चाहिए। तभी वो मैनेजर फिर से बोलता है 700,000। सू समझा रहा होता है कि मास्टर लियो आप रुक जाइए, हम बिल्कुल वैसा ही पॉट कहीं और भी पा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यही खरीदें। बट मिस्टर लियो तो लौंडे को इम्प्रेस करना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं 800,000। लेकिन ये मैनेजर भी इतनी आसानी से थोड़ी ना मानेगा, ये बोलता है 1 मिलियन। वहां पे सब लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या जेन इतना इन्वेस्ट करना चाहेगा इस जैसी चीजों पे, ये अमीरों की दुनिया मैं कभी नहीं समझ सकता। मिस्टर लू यहाँ पर अपना हार स्वीकार करते हैं और साथ में वो उसे पागल भी कहते हैं, ईगो में कभी इतना पैसा खर्च नहीं करते। सू ऐसे ही बाहर खड़ा था, तभी उनका नौकर पीछे से आता है और कहता है कि मिस्टर लियो को इस समय कुछ काम है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको यहाँ घुमा दूं, मतलब इस एरिया का टूर दूं आपको। सो उनको कहता है कि जाने दो, मैं आपको अब परेशान नहीं करना चाहता। और यहाँ पर ये अकेले खड़ा होकर बस ये सोच रहा है कि 1 महीने हो गए हैं और अभी तक मैं अपनी थीसिस नहीं लिख पाया हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि मेरे पास आपके डिपार्टमेंट हेड का फोन नंबर है, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब ये मन में सोचता है कि
जब मैं सू के पिंक यूनिवर्सिटी में ब्रेक की रिक्वेस्ट करने के लिए गया था तब मैंने उसका ग्रेड देखा था। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और उसे वहाँ के टीचर्स भी काफी पसंद करते हैं। सो इस ऑफर के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन ये भी कहता है कि जब मिस्टर लियो को ये पता चलेगा तो वो काफी अपसेट होंगे। तभी सामने से जेन का मैनेजर आता है और उसे आता हुआ देखकर ये प्रोटेक्टिव हो जाता है। वो उसे सू को बचाने की कोशिश करता है। सू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो उससे कहता है कि क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं? मैनेजर कहता है कि क्या मैं तुमको याद नहीं हूँ? ये सब छोड़ो, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? ये चिल्लाते हुए कहता है कि ये आदमी सही नहीं है आपके लिए। खैर फिर भी वो वहां से चला जाता है। तब ये मैनेजर पूछता है कि तुम लियो के साथ क्यों हो? ये मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। और इसके अंदर वही आइटम होती है जो कि सू को बहुत पसंद आया था और उससे पूछता भी है कि क्या लियो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करता है? सू जवाब देता है कि मैं इसको नहीं ले सकता, पर वो मैनेजर बताता है कि ये तुम्हारे लिए ही बना है और मैंने सुना है कि तुमको ये काफी पसंद आया था। सू कहता है कि थैंक यू सो मच, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। मैनेजर जवाब देता है कि ये उतना भी महंगा नहीं था, लेकिन लियो ने इसे काफी ज्यादा महंगा बना दिया और अगर ये आपको नहीं चाहिए तो मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ आपके लिए। जाते जाते वो कहता है कि चलिए मैं आज आपको और परेशान नहीं करूंगा, कभी और मिलते हैं। उसके जाने के बाद वो सू से कहता है कि आप उसके साथ कुछ ज्यादा ही फेमिलियर थे। सू जवाब देता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर लियो उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से मेन हॉल में आओ। वो सू को बताता है कि अब हमें मेन हॉल में चलना पड़ेगा, मिस्टर लियो हमारा वहां पर वेट कर रहे हैं। ये कहता है कि चलो ठीक है। हॉल के अंदर ये मिस्टर लियो को देखता है और चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लियो उसे पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे? वो जवाब देता है कि मैं अब तो बस बालकनी में ही था। लियो कहता है कि तुमने आज जो मुझसे बोला था खरीदने के लिए वो मैं नहीं खरीद पाया, चलो मैं कभी और खरीदूंगा कुछ और चीजें तुम्हारे लिए। तो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो आइटम सिर्फ एक सजावट की चीज है, वो मेरे पास हो या ना हो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसे हैं तो खरीद लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बात मिस्टर लियो को बहुत पसंद आती है और वो कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। घर के अंदर मिस्टर लियो को एक आदमी का कॉल आता है और ये याद करते हैं उस आदमी को जो कि इनसे कुछ बोला था। मिस्टर लियो, मैं पहले कैपिटल में एक जमीन के टुकड़े के लिए बिट लगाई थी, लेकिन मेरी एडवांस पेमेंट रिजेक्ट कर दी गई। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? और शायद अभी उसी आदमी का कॉल आ रहा है। कॉल उठाते ही वो आदमी कहता है कि मेरी आपसे बात हुई थी उस जमीन के टुकड़े के लिए। मिस्टर लियो कहता है कि हाँ बोलो। वो जो जमीन का टुकड़ा था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था और जिसे उसने खरीदा है उसका नाम है जिंक, शायद आप उसे जानते हैं। मिस्टर लियो कहते हैं कि ठीक है, और पता लगाओ कि ये जिंक कर क्या रहा है। ये कहते ही वो कॉल कट कर देते हैं। मिस्टर लियो सोचते हैं कि जेन का ज्यादातर विकास पिंक सिटी और एक दूसरे एरिया में हुआ है। उन्होंने अभी तक देश के अंदर वाले बाजार में अपना हाथ नहीं डाला है। पहली बात, इन लैंड का सिस्टम बहुत गहरा है, वहाँ बिना बैकग्राउंड के एंट्री नहीं मिलती। दूसरी बात, वो उन लोगों से नफरत करते हैं जो हथियार का व्यापार करते हैं और ये लोग पैसा कमाने के लिए कोई सही रास्ता भी नहीं चुनते, मतलब 2 नंबर काम करते हैं। अब जिंग अचानक से कैपिटल में जमीन ले लिया, जमीन का बिट करने आया था और वहाँ पर उसने कनेक्शन भी बना लिया। हमें इस पे नजर रखनी पड़ेगी। वो अपने नौकर से कहता है कि इसका रिकॉर्ड बनाओ। जेन ने इस साल जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया है उन सब का रिकॉर्ड मुझे भेजो। सामने वाला आदमी जवाब देता है कि ठीक है, समझ गए, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर लियो बेडरूम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि सू वहाँ पर सो रहा है और वो सोचते हैं कि सू यहाँ मेरे बेड पर कैसे सो रहा है, इसीलिए वो भी वहाँ पर ज्यादा नहीं सोचते, बस अपने कपड़े उतारते हैं और वो भी उसके साथ सो जाते हैं। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो जिंक है ये जैन का मैनेजर है। नेक्स्ट पैनल में हम मिस्टर लियो के दोनों नौकर को बात करते हुए देखते हैं और वो कह रहा होता है कि आज मैंने नोटिस किया कि जिंक बालकनी में तुमसे मिलने आया था। बताता है कि नहीं, वो मेरे से मिलने नहीं आया था बल्कि सू से मिलने आया था। तो वो पूछता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो सू से क्यों मिलना चाहता है। पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि जिंग अपने हाथ में वही आइटम होल्ड किए हुए था जिसको उसने बिट में जीता था और वो उस आइटम को सू को देना चाहता है। और एक बात, सू को वो इंसान जानता है लेकिन सू उसे नहीं जानता। वो पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता कि सू उसे नहीं जानता? जब सू फर्स्ट टाइम उससे मिला था तब उसने जो फेशियल एक्सप्रेशन बनाए थे उसे देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि वो उसे कभी नहीं मिला है। वैसे ये बताओ, क्या तुमको कोई आइडिया है मिस्टर लियो क्या करने वाले हैं सू के साथ? वो इसका कोई जवाब नहीं देता बल्कि उसके गाल पर हाथ रखता है और कहता है कि अपना ध्यान रखो। मतलब इनका भी कुछ चल रहा है। नेक्स्ट डे मिस्टर लियो को किसी का कॉल आता है और मेरे हिसाब से सामने वही इन्वेस्टिगेटर है, क्योंकि वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास फिर से समुद्र में चलने का वक्त होगा? पिछली बार मैं लगभग अपनी अंडरवेयर तक हार गया था, इसीलिए जो भी हारा हूँ उसको वापस जीतना चाहता हूँ। मिस्टर लियो जवाब देते हैं कि सेन के पिंक सिटी लौटने का इंतजार करो, फिर हम बात करते हैं। नहीं, ये वो इन्वेस्टिगेटर नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर का
नाम सेन है और अभी ये किसी और से बात कर रहे हैं। वैसे लियो, मैंने सुना है कि आपको हॉर्स राइडिंग पसंद है, क्या हम किसी दिन एक साथ चल सकते हैं? लियो जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ हम जेन के मैनेजर को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा है। मैं लियो के पास वाले लड़के सू को 5 मिलियन में खरीदना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि यंग मास्टर जुओ बीच में बात करवाकर मेरी मदद करें। तभी एक आदमी जवाब देता है कि किसी भी इंसान को 5 मिलियन में खरीदना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लियो ने पहले कभी भी कुछ ऐसा अनुभव नहीं किया है। और वैसे भी लियो के पास जो लोग रहते हैं वो अक्सर इसी तरह के होते हैं। जल्द ही वो उस एक आदमी से बोर हो जाएगा और उसे छोड़ देगा। अगर जिंक लियो के लिए उस आदमी से लड़ने की बजाय खुद उसकी जगह लेने को तैयार हो जाए तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। वो मैनेजर जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, सू मेरे टीचर का बच्चा है और मैं अपने टीचर का बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। मुझे उस बच्चे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बचाना होगा। अब हम शायद थोड़ा सा पास्ट का सीन देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जिंग बहुत छोटा है और उसे एक बूढ़ा आदमी कहता है कि जिंग मेरे दोस्त, हमें इस मामले में उसकी मदद करनी होगी। अभी लियो को कॉल करो और उसे इस बारे में बताओ। जिंग भी कहता है कि ठीक है, कर रहा हूँ। मिस्टर लियो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लास्ट नाइट आपने जो उस लड़के को खरीदा था, क्या अभी भी वो आपके साथ ही है? ये पास्ट की बातें नहीं है, सॉरी मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मुझे लगा कि ये पास्ट की बातें है क्योंकि यहाँ पर जिंग की दाढ़ी मुझे नहीं दिख रही थी, बट ये प्रेजेंट टाइम ही चालू है क्योंकि ये आदमी सीधा उसको मुंह पे बोलता है। जेन का मैनेजर 5 मिलियन ऑफर कर रहा है सू को खरीदने के लिए। इस पर लियो कहता है कि सिर्फ 5 मिलियन, ये तो बहुत कम प्राइस है। और बस ये कहते ही वो कॉल कट कर देता है। यहाँ से अब हम सीधा 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। यहाँ मिस्टर लियो अपनी ऑफिस में बैठे हुए हैं, तभी उनके पास एक आदमी आता है। मिस्टर लियो, मैंने लू से सुना है कि जिंग खुद से सू को बहुत महंगा एग्जीबिशन वाला आइटम देना चाहता था। और बस उसका नाम सुनते ही मिस्टर लियो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं जिंग का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो पिंक सिटी का था और बहुत पहले वेस्ट गैंग के लिए भाड़े के गुंडे की तरह काम करता था और फिर अचानक से गायब हो गया। 3 साल बाद वो वापस पिंक सिटी आया जेन का असिस्टेंट बनकर और यहाँ आते ही वो जेन का पूरा काम संभालने लगा। इसके बाद मैं जब सू से मिला था तो मैंने सू और जिंग इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट किया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इन दोनों के बीच सच में कोई कनेक्शन होगा। सू के पिता बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। जिंग के पिता उसके मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनकी बहुत अच्छी रिपुटेशन थी, इसीलिए शायद जिंक इसका एहसान मानता है। हो सकता है कि जिंक ने सू को बचपन में देखा हो और हाँ, तब से सू की शक्ल भी ज्यादा नहीं बदली है, इसीलिए उसको पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये सब बात खत्म होती है। इसके बाद वो लू को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या जिंक ने तुम्हारे सामने सू को वो आइटम देने की कोशिश किया था? वो जवाब देता है कि हाँ, और तुमको पूरा यकीन है कि उसने जिंक को नहीं पहचाना? वो इसका भी जवाब हाँ में देता है। ठीक है, फिर वो उसको जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर लियो अपने हाउसकीपर को कॉल लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि सू क्या कर रहा है अभी। वो जवाब देती हैं कि बस किताबें पढ़ रहा है। क्या मैं मास्टर सू को बुलाऊं आपसे कॉल पर बात करने के लिए? वो जवाब देते हैं कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे डिस्टर्ब मत करो। फोन कटने के बाद वो सोचते हैं कि सू, तुम बहुत ही ज्यादा सिंपल इंसान हो। तुम तो एक चिकन भी नहीं मार सकते। ये खाली समय में या तो कुत्तों के साथ खेलेगा या फिर किताबें पढ़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं बनता जिसकी वजह से मुझे सू के ऊपर शक करना चाहिए। ये इम्पॉसिबल है कि वो मुझे धोखा दे। नेक्स्ट पैनल में हम एक बहुत बड़ा सा घर देखते हैं और ये घर मिस्टर लियो का है क्योंकि अंदर सू बैठा हुआ है किताबों के साथ। और जैसे ही मिस्टर लियो अंदर आते हैं, सू अपनी किताबें फेंकता है और तुरंत जाता है उनसे मिलने के लिए। ये होता है डेडिकेशन। मिस्टर लियो भी लॉन्डे को इम्प्रेस करने के लिए फूल लेकर आए हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि यूजुअली तो मैं गिफ्ट्स खरीदता नहीं हूँ, लेकिन अब देखो मैं क्या करने लगा हूँ। सू कहता है कि ओ, ये फूल मेरे लिए हैं, ये बहुत ही सुंदर है, मुझे नहीं पता इसे कहाँ रखना चाहिए। मैं मेडिकल से कुछ केमिकल्स मंगाऊंगा, फिर उसे इस फ्लावर्स में डालूंगा ताकि फ्लावर्स की जो लाइफ है वो ज्यादा देर तक रहे, लेकिन उससे पहले मुझे एक गमला खरीदना पड़ेगा। बाद में वो सोचता है कि मुझे इस फ्लावर को कहाँ रखना चाहिए। लियो जब बेचारे की इतनी मेहनत देखता है तो कहता है कि यार वो फ्लावर नीचे रख दो, उसके बाद उसके लिए कोई अच्छी सी जगह खोजना। लेकिन अपना लौंडा कहता है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। लियो कहता है कि ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा। अब यहाँ पर इसके पास 3 गमले हैं। सोचता है कि इनमें से वो कौन सा चूज करे, इसीलिए वो मिस्टर लियो से भी पूछता है कि आप बताइए इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। लियो कहता है कि अरे ये सब छोड़ो यार, पहले आओ आकर खाना खाओ मेरे साथ। और ये मन में भी सोचते हैं कि इस बंदे को मैंने सिर्फ एक फ्लावर्स दिया है जो कि ज्यादा महंगा भी नहीं है और ये उस चीज को ऐसे ट्रीट कर रहा है। देखो गिफ्ट
देने के बाद कोई उसे इस तरीके से रखे तो यार गिफ्ट देने में भी मजा आता है, लेकिन मैं जिसको गिफ्ट देता हूँ वो गिफ्ट फाड़ के फेंक देता है। बाद में सू उनके पास आकर बैठ जाता है। तब मिस्टर लियो पूछते हैं कि जिंग उस दिन तुम्हें एक गिफ्ट दे रहा था तो तुमने वो गिफ्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? वो जवाब देता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो करना सही होगा। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारा ये करना सही नहीं होगा? सू बताता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बस मुझे सही नहीं लगा करना। लियो उसे समझाता है कि दोबारा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अपने करेज को समन करना और बस एक्सेप्ट कर लेना। सू ओके में जवाब देता है। लियो ये भी बता देता है कि आज जिंक ने उसे ऑफर किया था $5 मिलियन बस तुम्हें खरीदने के लिए। सू को यकीन नहीं होता। वैसे इस पर आपने क्या जवाब दिया? जेन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बहुत ही चीप और पुअर है। वैसे तुम बताओ मैंने क्या डिसाइड किया है? ऑफ कोर्स मैंने एग्री नहीं किया, चलो खाना खाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं। लियो पूछता है कि सू तुम क्या देख रहे हो? सू उन फ्लावर्स को देख रहा होता है जो कि कल रात को लियो ने उसे गिफ्ट किया था। सू बताता है कि जो ये फ्लावर्स हैं वो धीरे धीरे मुरझा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए इसे बचाने के लिए? मुझे नहीं लगता कि वो केमिकल्स काम किए हैं। मिस्टर लियो कहते हैं कि अगर ये खराब हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए एक नया ला दूंगा। सू मिस्टर लियो से पूछता है कि अगर फ्यूचर में मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो क्या फिर भी ये पॉट यहीं पर रहेगा? इस बात पर लियो कहता है कि क्या तुम जिंक के पास जाना चाहते हो? और बस फ्लावर बाहर निकल कर फेंक देता है। सू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे का फ्लावर ऐसे बाहर फेंकने का? सू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो फ्लावर बाहर फेंकने की? यहाँ से सीन कट होता है। मिस्टर लियो कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं। कॉल पर वो कह रहे होते हैं कि मुझे पता लगाना है कि कैपिटल में जिंक का सपोर्टर कौन है। वो एक नया डिपार्टमेंट हेड है जो अभी अभी उस पोजीशन पर आया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो दोनों मिले कैसे। इन्वेस्टिगेटर जवाब देता है, एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि किसी को भी नहीं पता कि वो दोनों कैसे मिले। वैसे तुम अपने डैड से भी पूछ सकते हो कि असल सिचुएशन क्या है। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन रखता हूँ। इस बात पर वो कहता है कि अरे सुनो सुनो, मैंने सुना है कि तुमको $5 मिलियन मिले हैं, मतलब मिलेंगे अगर तुम सू को सेल कर दोगे तो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम उसे सेल नहीं करने वाले। लियो कहता है कि तुमको तो बहुत जल्दी ये न्यूज पता चल गई। तभी उसे एक दूसरे आदमी का कॉल आता है। वो बताता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। लियो पूछता है कि क्या हो गया? लियो बताता है कि जहाँ पर ये लोग अभी हैं वो हमारी कंपनी का बायोकेमिकल लैब है। वहाँ पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। उस जगह के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सामने वाला आदमी बताता है कि अंदर एक कंटेनर था जिसमें आग लग गई थी। उस कंटेनर में असल में वो सामान रखा हुआ था जो एएल ने भेजा था। अब हम मिस्टर एएल को देखते हैं जो कि लियो से कह रहे होते हैं कि आज हम बिजनेस की बातें नहीं करेंगे, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, प्लीज आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। इस बात पर लियो बड़ा अजीब सा जवाब देता है, सिर्फ इज्जत दिखाना हुक्म मानने के बराबर नहीं होता। वो आदमी सोचता है कि मिस्टर लियो बड़े ही दिलचस्प इंसान है। वो आदमी कहता है कि मिस्टर लियो आप बहुत ही दिलचस्प इंसान हो, तोहफा बहुत ही जल्द आपके पॉट तक पहुंच जाएगा, मुझे उम्मीद है कि वो आपको बहुत पसंद आएगा। वो कहता है कि मैं बस इंतजार कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या आइडिया है तुम्हारे पास। प्रेजेंट टाइम में वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि जल्दी से हेडक्वार्टर पहुंचो। प्रेजेंट टाइम में वो अपने ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से मुझे हेडक्वार्टर ले चलो। क्या ये सब कुछ भी जेन ने किया है? उसका ड्राइवर कहता है कि मिस्टर लियो, जेन का मैनेजर जिंग आपसे बात करना चाहता है। उनका कहना है कि उन्होंने कंटेनर में आग नहीं लगाई। लियो भी उनसे बात करने के लिए रेडी हो जाता है। जिंग कॉल पर बोलता है कि मैं जिंक बोल रहा हूँ और एक पर्सनल मैटर है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो मैटर है सू का। जो ऑफर मैंने आपको दिया था, क्या आपने उसके बारे में सोचा? लियो जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर वो कहता है कि अगर आप सू को जाने दोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ जेन आपकी कंपनी बिजनेस किसी को भी हाथ नहीं लगाएगा फ्यूचर में। इस पर लियो कहता है कि तुम हो कौन? क्या जेन ने अपना लास्ट नेम चेंज कर दिया जिंक के नाम से? जिंक जवाब देता है कि जेन नेचुरल एग्रीमेंट के ऊपर काम करता है, और हाँ मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ एएल के रिगार्डिंग। लियो फुल एटीट्यूड में कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, और वो ये कहते ही फोन कट कर देता है। तभी सेन का कॉल आता है। पहले तो वो कॉल नहीं उठाता, तभी सेन उसके ऊपर चिल्लाता और कहता है कि भाई ये सू का मैटर है, और उसका नाम सुनते ही इसको कॉल उठाना पड़ता है। वो बताता है कि मेरे पास एक एडवाइस है, अगर तुम सू को सेल कर दोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और तुम्हें उसे मुझे बेच देना चाहिए। इस बात पर लियो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो अब डर्टी हो चुका है? सिर्फ एक रात सोने की बात है, शादी थोड़ी ना करनी है। लियो कहता है कि अभी तुम्हारी पारी नहीं आई है। वो ये भी बताता है कि जिंक ने उसे ऑफर दिया है कि वो एएल के बारे में भी कुछ बताएगा। सेन पूछता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो सोचता है कि लियो को हमेशा धमकियां पसंद नहीं थी, अगर उसे कोई चीज चाहिए होती तो वो दिन दहाड़े छीन लेता और बदले में कुछ देना कभी कबूल ना करता। अभी उसकी आवाज थोड़ी थकी हुई लग रही थी, शायद वो सच में सू से थक चुका है और अब किसी और को लेकर अपनी बची हुई इच्छाएं पूरी करना चाहता है। लियो इस
पर जवाब देता है कि वो सिर्फ मेरे लिए एक खिलौना है, मना करने की क्या वजह है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उससे प्यार करते हुए बैठूं? इसके बाद हम एक सिप का सीन देखते हैं। यहाँ पर उसे एक आदमी बताता है कि लाइब्रेरी पर कोई भी असर नहीं पड़ा, लेकिन कंटेनर जलने के बाद उसके राख से एक अजीब सी बदबू आ रही है। मैंने पहले ही उस मामले की जांच करने के लिए भेज दिया है। जाते टाइम वो बोट पर कुछ चेंजेस करने के लिए कहता है और कहता है कि सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ, जल्दी से इसको चेंज करो और क्लीन करो। घर के अंदर लियो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पर सू आता है हाथ में केक लेकर। लियो पूछता है कि ये क्या है? वो बताता है कि ये केक है जिसको मैंने पर्सनली आपके लिए बनाया है। लियो उस केक को ट्राई करता है, तब सू बड़ा ही एक्साइटमेंट के साथ पूछता है कि कैसा बना है। लियो जवाब देता है कि ये बहुत घटिया है, मैं जा रहा हूँ अपना मुंह धोने। बाद में सू उसको ट्राई करता है और कहता है कि नहीं, इतना भी खराब नहीं बना है, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। लियो जब मुंह धोकर अंदर आता है तो वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जगह तुम्हारा घर है? अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। सू डरते हुए सोचता है कि अचानक से इनको क्या हो गया। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। तब वो कहता है कि अच्छा, अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं सोचते तो हो सकता है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो, क्या ये सच है? और वो इस पर कहता है हाँ, बट वो ये भी सोचता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स मान भी लूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता। सू सोचता है कि केक अच्छा नहीं बना है इसलिए वो मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, इसलिए वो पूछता है क्या ये सच में खराब है? लियो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है मिस्टर लियो, मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मिस्टर लियो को तभी एक कॉल आता है। कॉल पर वो आदमी बताता है कि मिस्टर लियो, जिंक फिर से मेरे पास आया था। उसका कहना है कि अगर सू अभी भी ठीक है तो डील की कीमत पर हम दोबारा नेगोशिएट कर सकते हैं। लियो कहता है कि अभी वो गुड कंडीशन में है और क्या उसे डर लग रहा है कि मैं सू को मार दूंगा। मेरी तरफ से तुम नेगोशिएट करो, जिंग को बोलो कि प्राइस के बारे में थोड़ा फिर से सोचे। सामने वाला आदमी जवाब देता है कि ठीक है, समझ गया मास्टर। दूसरी तरफ सू अकेले कमरे में बैठा हुआ है और कुछ किताबें पढ़ रहा है। तभी पीछे से लियो आता है और वो कहता है कि तुम अपना सब्जेक्ट कुकिंग पर क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते? तब सू शर्माते हुए कहता है कि मैं तो बस देख रहा था ऐसे ही। फिर से अब हमें इनके बीच का इंटीमेट का सीन दिखाया जाता है। चलो अच्छा है कि मैं इसे स्किप करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम सू को कुत्ते के साथ देखते हैं और यहाँ पर मिस्टर लियो का एक बॉडीगार्ड रहता है जिसको कि सू गुड मॉर्निंग कहता है। वो कुत्ता उस बॉडीगार्ड को देखकर काफी भौंक रहा था। तब वो समझाता है, सू उस कुत्ते को समझाता है कि ज्यादा भौंकते नहीं है बच्चे। सू उस आदमी से कहता है कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मिस्टर लियो सच में मुझे कहीं और भेजना चाहते हैं? इस पर वो जवाब देता है कि मुझे अच्छे से नहीं पता। वो उस कुत्ते के साथ वापस जाने लगता है। 1 वीक लेटर लियो सू से कहता है कि मैं तुम्हें आज रात बाहर डिनर पे ले चलूंगा। सू पूछता है कहाँ पर? लियो सोचता है कि सू बस कुछ दिनों से ही नीचे रह रहा है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों लंबे वक्त से नहीं मिले हैं। सू से वो कहता है कि कोई है जो तुम्हें पिकअप कर लेगा और बस ये कहकर वो वहां से जाने लगता है और जाते टाइम अपने आप से कह रहा होता है कि अच्छा ये होगा कि मैं पीछे मुड़कर ना देखूं। मिस्टर लियो के एक नौकर के साथ शाम को सू कहीं पर जा रहा है। सू से पूछता भी है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं? वो बताता है कि हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। वो उस रेस्टोरेंट का जगह भी बताता है। तब सू कहता है कि हाँ मैं उस जगह को जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो सोचता है कि सू तो बहुत ही पुअर स्टूडेंट है, इसको कैसे पता उस हाई क्लास रेस्टोरेंट के बारे में। तब सू खुद ही बोल देता है कि हमारे क्लास वालों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था कुछ पैसे, तब मैं वहां पर गया था। इस पर वो जवाब देता है कि अच्छा मैं समझ गया, वैसे मैंने सुना है कि तुम आजकल केक बना रहे हो। तब सू कहता है कि हाँ मैंने एक बार बनाया था, लेकिन मिस्टर लू को वो पसंद नहीं आया, इसीलिए दोबारा मैंने ट्राई ही नहीं किया। कुछ देर बाद वो लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और इनको उस बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर जाना है। और वहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि सिर्फ वहां पर एक ही टेबल है जिस पर मिस्टर लियो उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर एक आदमी बताता है कि किसी के लिए एक पूरा ऊपर का फ्लोर बुक करना ये बहुत ही रेयर बात है। वो लड़की भी कहती है कि मैंने कभी ऐसा पहले नहीं देखा, सच में ये काफी अमीर लोग हैं। दूसरी लड़की कहती है कि ये आम बात नहीं है, लेकिन कई साल पहले एक कस्टमर ने पूरी फ्लोर रिजर्व की थी और उस कस्टमर ने पूरे फ्लोर को इसलिए रिजर्व किया था क्योंकि वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो पूरी रात इंतजार करता रहा, लेकिन वो जिसका इंतजार कर रहा था वो कभी नहीं आया। तभी वो आदमी हैरान होते हुए कहता है कि क्या पूरी रात? उन्होंने पूरे फ्लोर को रिजर्व किया था, इसीलिए रेस्टोरेंट वाले उनको निकाल नहीं सकते। जितनी देर वो अंदर इंतजार करता रहा उतनी देर हम भी बाहर खड़े रहे। अगले दिन वो सुबह चला गया। उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। तभी दूसरी लड़की कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत हैंडसम रहा होगा। वो जवाब भी देती है कि हाँ बिल्कुल, जिसने भी उसको देखा था सब ने कहा कि वो काफी सुंदर है। सू कुछ सोच रहा होता है। तभी मिस्टर लियो कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो? वो बताता है कि आप मेरे लिए अचानक से बहुत अच्छे हो गए हो, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। लियो इसका कुछ भी जवाब नहीं देता और वो उसे पूछता है कि क्या तुम अपने स्कूल में वापस जाना चाहते हो? वो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि हाँ बिल्कुल। सू अपने
सू अभी तुम अपने स्कूल से काफी टाइम से दूर हो, लेकिन अगर तुम अपने थीसिस सबमिट कर दो और एग्जाम दो तो तुम्हें स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब तुम्हें ईयर गैप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहता है कि इसका मतलब मैं वापस अब स्कूल जा पाऊंगा। लियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम जिंग के जगह पर जाओ और जाकर रुको। उसने कहा है कि वो तुम्हें वापस से स्कूल भेज दे। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है और इसमें कुछ भी खास है नहीं। यहाँ पर ये दोनों अपने बोट में हैं जहाँ पर सू उनके लिए केक बनाता है। ये दोनों मिलकर केक खाते हैं, लेकिन जैसे ही सू पानी में गिरने वाला होता है लियो उसे बचा लेता है और बचाते टाइम ये पानी के अंदर गिरकर उसे मुंह से मुंह लगाकर ऑक्सीजन देता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि कमर भर पानी में ये इंसान डूब रहा था। चैप्टर 25 जहाँ पर ये सब कुछ बकवास हुई थी। चैप्टर 25 जहाँ पर ये सब कुछ बकवास हो रहा है। चैप्टर 26 वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ से चैप्टर 24 खत्म हुआ था, मतलब उस रेस्टोरेंट से। सू जब ये बात सुनता है कि अब उसे जिंग के पास जाना पड़ेगा, तब वो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। लियो बताता है कि एक्चुअल में उस इंसान ने हमारी मदद की है तुम्हारे स्कूल से कांटेक्ट करने में। सू ना चाहते हुए भी कहता है कि ठीक है, लेकिन इस टाइम हम देख सकते हैं कि सू रो रहा है। वो मिस्टर लियो को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर क्या ही कर सकता है, अब उसे जाना पड़ेगा। मिस्टर लियो आते हैं उसके पास, लेकिन सू अपना मुंह घुमा लेता है। लियो पूछता भी है कि तुम रो क्यों रहे हो। ये मन में सोचता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन जब मैं इसे रोते हुए देख रहा हूँ तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है। सू अपने आप को नहीं संभाल पाता और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। लियो उसे हक करता है और कहता है कि ठीक है, रोना बंद करो, चलो हम घर चलते हैं। घर पहुंचने के बाद सू लियो से पूछता है कि क्या मैं आज रात आपसे दूर होकर सो सकता हूँ। लियो भी इस बात पर एग्री कर जाता है और अब हम देखते हैं इनके बेडरूम का सीन, जहाँ पर दोनों अलग अलग होकर सोए हैं। कहानी शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पर और यहाँ पर मिस्टर लियो सोच रहे हैं कि उसे जिंग के पास भेजना ज्यादा बेहतर रहेगा। बदले में जेन के 2 कस्टमर और एक जमीन का टुकड़ा मिल जाएगा। क्या इसीलिए मैंने सेन को कह दिया था कि मैं सू को भेज दूंगा और बस इस वजह से मैं बीच में अपना फैसला बदलने में शर्मिंदा महसूस कर रहा था, या फिर जिंक ने जो रिक्वेस्ट की थी उसकी वजह से? नहीं, बस मैं ये प्रूफ करना चाहता था कि सू मुझे डिजर्व नहीं करता। और अभी जो टाइम हो रहा है उसके अनुसार सू जिंक के पास पहुंच गया होगा। तभी वो एक इंसान को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं आज यूरोप आ रहा हूँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और हाँ 2 महीने तक मैं वहीं रहूंगा। क्या तुम ऑफिस का पूरा काम संभाल सकते हो? वो उससे पूछते नहीं है कि क्या तुम संभाल सकते हो, बल्कि वो उसको ऑर्डर देते हैं कि तुमको ही संभालना है बिजनेस का सारा काम। मैं जा रहा हूँ घूमने 2 महीने के लिए। कॉल पर जो आदमी था वो कहता है कि ठीक है सर, समझ गया। इसके बाद वो आदमी बताता है कि उसने सू को जेन की बिल्डिंग में छोड़ दिया है। लियो पूछता है कि कैसा दिख रहा था वो जवाब देता है कि अनहैप्पी। अब हम शायद एक एयरपोर्ट का सीन देखते हैं और यहाँ पर जो उनका नौकर होता है वो बताता है कि हमें राइट साइड जाना है, लेकिन उनके दिमाग में वो सू वाली बात चल रही है कि वो अभी अनहैप्पी है। 2 वीक लेटर लियो किसी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है और लॉन्डे और लॉन्डिया दोनों उसे देखकर बस यही कह रहे होते हैं कि ये कितना हैंडसम लड़का है, क्या ये यहाँ पर पढ़ाई करता है। तभी पीछे से उसको कोई बुलाता है और ये और कोई नहीं बल्कि अपना सू है। वो उससे पूछता है कि आप मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो। वो जवाब देता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरा बिजनेस रिलेटेड कुछ काम है इसलिए आया हुआ हूँ। हमारी कंपनी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पैसा डोनेट करती है, लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनकी डेथ हो गई है, तो उनका सेरेमनी मुझे अटेम्प्ट करना है। और अपने मन में ये भी सोचता है कि जिंक ने कुछ ज्यादा ही अच्छी ट्रीटमेंट दी है सू को, ये काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो सू से पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। वो जवाब देता है कि अभी नहीं। और क्या आप मुझे इनवाइट करने वाले हो खाने के लिए। वो कहता है कि ठीक है चलो बताओ तुमको क्या खाना है। पर वो जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। अब एक बहुत बड़े होटल के अंदर ये दोनों बैठे हुए हैं। तब सू पूछ लेता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस यूनिवर्सिटी में मुझसे मिलने आए हो। तब वो बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये एक कोइंसिडेंट था। अच्छा ये बताओ क्या जिंक अच्छा बिहेव करता है तुम्हारे साथ। सू बताता है कि हाँ, और मैं आजकल कुकिंग सीख रहा हूँ और कल मैं सब्जियां काटते समय अपना हाथ काट लिया था। वो अपना हाथ लियो को दिखाता भी है। खैर थोड़ी देर बाद इनका खाना पीना खत्म होता है और सू थैंक यू बोलता है इसके लिए, बट मिस्टर लियो उसका हाथ पकड़कर दीवार पर चिपका देते हैं और सीधा उसे किस करने लगते हैं। इसके बाद तो ये लोग होटल के अंदर भी जाते हैं। अब इनका आगे का कार्यक्रम चल ही रहा होता है कि तभी सू का फोन आता है और वो मिस्टर लियो से कहता है कि मेरा फोन बज रहा है। तो कहते हैं कि जाओ जाकर उठा लो। फोन पर एक मैसेज देखने के बाद वो मिस्टर लियो को बताता है कि मुझे घर जाना पड़ेगा। तब मिस्टर लियो कहते हैं कि तुम्हें घर जाने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ से डायरेक्ट स्कूल चले जाना कल। बट सू जवाब देता है कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा घर पर। लियो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो कहते हैं कि चलो बताओ तुम रहते कहाँ पर हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बार बार उसे मास्टर जांग का कॉल आ रहा है। वो कॉल उठाता है और सीधा कहता है कि मैं बहुत ही जल्द घर आ जाऊंगा, तुम्हें यहाँ पर आकर पिकअप करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो मिस्टर लियो से कहता है कि आपको मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चला जाऊंगा। तभी लियो कहता है कि तुम जिंग के हाउस में रहते हो और तुम उसके हाउस में
में क्यों रह रहे हो? तब सू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं वहाँ पर क्यों ना रहूं, आप ही ने तो मुझे भेजा था उसके पास। उसके जाने के बाद मिस्टर लियो कहते हैं कि अरे यार मैं उसका फोन नंबर लेना भूल गया। अब हम एक बहुत बड़े बिल्डिंग का सीन देखते हैं और यहाँ पर दो लोग दारू पी रहे हैं और ये दो लोग लियो और जिंग है। जिंग कहता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं और मिस्टर लियो कभी इतना सुकून के साथ बैठकर खाना खाएंगे और इस तरीके से दारू को एंजॉय करेंगे। लियो कहता है कि अरे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, वैसे तुमने मुझसे मिलने का अरेंजमेंट क्यों किया है? मिस्टर लियो क्या आप जानते हैं कि एल ने आपको क्या भेजा था? जिस पर वो सोचता है कि लाइब्रेरी की रिपोर्ट काफी पहले आ गई थी, कंटेनर के अंदर जो भी रखा था उसके अंदर एक बायोकेमिकल जहर था। बाद में और पता करने पर यह पता चला एल को किसी ने धोखा दिया और वो नकली था। इसका क्या मतलब है समझ नहीं आया। लियो जवाब देता है कि तुम कंटेनर के बारे में बात कर रहे हो। जिंग कहता है कि हाँ मैं उस कंटेनर का ही बात कर रहा हूँ, जेन ने ही उसे जलाने का ऑर्डर दिया था। उस वक्त मुझे पूरी वजह समझ नहीं आई थी, इसीलिए मैंने कहा था कि जेन ने उसे नहीं जलाया है। तब लियो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए जेन से एक बार मिलना भी इतना मुश्किल है? जिंग जवाब देता है कि आजकल वो किसी और दुनिया में है, किसी को भी उनका एक झलक पाना भी मुश्किल है। मैंने उससे पूछा कि उसने तुम्हारा कंटेनर क्यों जलाया, तो उसने कहा कि तुम्हारी भलाई के लिए था। लियो मन के अंदर सोचता है कि कंटेनर के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जहर था जो कि हवा के संपर्क में आते ही उसे जान से मार देता। उस नकली एल ने बस थोड़ी देर उस जहर को और भी हवा में रखा होता तो मेरा खेल खत्म था। जिंग को लियो थैंक यू कहता है क्योंकि कहीं न कहीं जेन की वजह से ही उसकी जान बची है। साथ में वो ये भी पूछता है कि ये सब कुछ जेन को कैसे पता, और हाँ इस बात पर यकीन करना कि जेन ने ये सब कुछ मेरी भलाई के लिए किया, इस बात पर तो कोई बेवकूफ भी यकीन नहीं करेगा। जिंग जवाब देता है कि मेरे लिए ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा, जेन पहले भी एल से मिल चुका है और इस बार पिंक सिटी वाला एल भी मिला था, इसीलिए उसने बस मुझे इतना ही बताने की इजाजत दी है। इस बार मुझे सू को पाने के लिए बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ी है और जेन इस बात पर मुझे पहले ही डांट चुका है। लियो मन में सोचता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने सू की बात कर रहा है। जो मैंने जीवेन बोला था वो सू ही है क्योंकि सू का पूरा नाम सू जीवेन है। वैसे मिस्टर लियो आप मुझे ये बताइए कि कल रात को सू आपके साथ था? लियो इसका जवाब यस में देता है। लोगों को पालने पोसने का तरीका सच में आपका अलग है, आपने उसे सीधा मेरे बिस्तर तक पहुंचा दिया। जिंग कहता है कि मैं तुम्हारी तरह छोटे सोच का नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आखिर में नतीजे क्या निकलते हैं। लियो कहता है कि इतना आसान नहीं होगा, कल सू रो रहा था और ये भी कह रहा था कि वो मुझे पसंद करता है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि शायद एक दिन वो मेरे भी बिस्तर पर होगा, रोते हुए मुझसे कहेगा कि वो मुझे पसंद करता है। और इसके बाद हमें लियो का कुछ ऐसा रिएक्शन दिखाया जाता है। तभी वहां पर जेन का कॉल आता है। जिंग कॉल उठाता है और कॉल उठाते ही बस ये इतना बोलता है, यस यस समझ गया मैं, ओके अंडरस्टैंड। जेन ने मुझे कहा था कि मैं उसकी तरफ से आपको हेलो बोलूं। लियो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा दिन भी आएगा जहां रेन खुद सामने आकर मुझे हेलो बोलेंगे। वो बताता है कि जेन इस वक्त अपने पहले प्यार में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, इसीलिए वो काफी बिजी हैं, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। लियो थोड़ा सू के बारे में भी सोचता है लेकिन बाद में वो ये भी सोचता है कि उसे उसको इस सब चीजों से क्या लेना देना। खैर काफी देर हो चुकी है, मुझे और बहुत काम करने हैं, जब मुझे दोबारा टाइम मिलेगा तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, चलते हैं। अब यहाँ से लियो सीधा अपने घर पर आता है, तभी उसका एक नौकर सू का मोबाइल नंबर उनके पास लेकर आता है और मोबाइल नंबर मिलते ही लियो कहते हैं कि चल निकल अब। वो सू को तुरंत कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो अभी। सू भी पहचान लेता है कि कॉल पर कौन है, इसलिए वो बताता है कि मैं अभी लाइब्रेरी के अंदर हूँ और कुछ पेपर राइट कर रहा हूँ। वैसे ये बताइए आप क्या कर रहे हो? वो भी बताता है कि हाँ मैं भी बस काम वाम कर रहा हूँ, कल मैं इस सिटी से बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं रुकूं। सू पूछता है कि कितने टाइम के लिए आप जा रहे हो? जवाब देते हैं कि यही बस 2-4 दिनों के लिए। फोन कट होता है। अब हम सीधा देखते हैं 3 दिन बाद का सीन। मिस्टर लियो वापस आ रहे हैं उस शहर में, मतलब जो भी इनका ट्रिप है उसके बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया। वो कॉल करते हैं सू को और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा थीसिस कंप्लीट हो गया? तब सू पूछता है कि ये बात आपको कैसे पता? तब वो बताते हैं कि मैंने पैसा दिया था ताकि तुम पास हो सको। बाद में वो हंसते हुए कहते हैं कि अरे मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मेरे कुछ बॉडीगार्ड्स हैं जिन्होंने इसके बारे में मुझे बताया। अच्छा ये बताओ तुम्हारा क्लास खत्म कब होता है? मैं आकर तुम्हें पिकअप कर लूंगा। वो बोलता है कि मिस्टर लियो शायद ये काम नहीं करेगा, मिस्टर जिंग ने मुझे बोला है कि आज रात मुझे 8 बजे से पहले उनके घर पर पहुंचना है। और ये सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाता है। मैं 10 बजे से पहले तुमको घर छोड़ दूंगा, मैंने ऑलरेडी सेफ को वो खाना बनाने के लिए बोल दिया है जो तुमको बहुत पसंद है। सू कहता है कि ठीक है मैं मिस्टर जिंग से एक बार पूछ लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये सुनने के बाद तो लियो को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि जाकर जिंग को ये बोलो कि मैं तुम्हें पिकअप करूंगा और मैं तुम्हें वापस सही सलामत जिंग के हाउस में छोड़ दूंगा। 3 मिनट बाद सू बहुत खुश होकर मिस्टर लियो को कॉल करता है और बताता है कि मिस्टर जांग मान गए। लियो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ तुमको लेने। सू घर पर आते ही कहता है कि मुझे अपने कुत्ते
कुत्ते को देखना है। और वो जल्दी से आता है उसे देखने के लिए और कहता है कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं दोस्त। तभी मिस्टर लियो वहाँ पर आते हैं और कहता है कि हो गया तुम्हारा कुत्ते को देखना, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, चलो चल के खाते हैं। खाते टाइम सू पूछता है कि क्या आपका रिलेशन जिंग के साथ खराब है। लियो पूछता है कि ये कैसा सवाल हुआ। सू डरते हुए जवाब देता है कि नहीं नहीं सॉरी, मेरा वो पूछने का मतलब नहीं था। तभी उसका ध्यान जाता है टाइम के ऊपर और अब 9:30 बज चुके हैं, इसीलिए वो कहता है कि मुझे अब जल्दी से घर जाना पड़ेगा। तब लियो कहता है कि तुम जिंग के हाउस को अपना घर कहने लगे हो। सू बताता है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं उनके घर को अपना घर कह सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सू मिस्टर लियो को समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए और प्लीज अपना ध्यान दीजिए। इस पर लियो कहता है कि ध्यान से तुम्हारा क्या मतलब है। अब वो इसके पीछे की कहानी बताता है कि मैंने कॉल पर मिस्टर जिंग को किसी से बात करते हुए सुना था और वो कुछ तो आपके बारे में बात कर रहे थे। लियो पूछता है कि अच्छा बताओ क्या बोला उसने मेरे बारे में। उसने बंदूक और कुछ जहर रिलेटेड चीजें बोल रहा था और ये सब कुछ सुनने के बाद मैं बहुत डर गया। लियो उसे समझाते हुए कहता है कि इन सब चीजों के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये दोनों कार के अंदर बैठकर जा रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर लियो कहते हैं कि ऐसे कैसे बच के भाग जाओगे। सू बार बार कह रहा होता है कि मिस्टर जिंग हमारा इंतजार कर रहे हैं। लियो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो देखने दो उसे। अब क्या देखने की बात हो रही है, यू नो वेरी वेल। और अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, यहाँ पर लव बाइट देखने की बात हो रही है। थोड़ी देर बाद ये दोनों जिंग के पास पहुंच जाते हैं और सू घबराते हुए टाइम देखता है जो कि 10 बज चुके हैं। लियो उसे पूछता है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मास्टर जिंग के पास जाता हूँ, जाकर उनसे माफी मांग लूंगा इसके लिए। ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से सू काफी लेट हो गया यहाँ पर आने में। और वो ऐसा करता भी है जिंग के सामने। जिंग इसका कुछ भी जवाब नहीं देता, वो सू को लेता है और सीधा अंदर जाने लगता है। और लियो ये देखकर समझ जाता है कि वो इससे खुश बिल्कुल भी नहीं है। एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। लियो कहीं पर आया हुआ है और वो मन में सोच रहा होता है कि 1 हफ्ता हो चुका है और सू ने मेरा कॉल नहीं उठाया। सू चुपचाप से डरते हुए जा रहा होता है। तभी मिस्टर लियो उसके पास आते हैं और कहते हैं भूल गया क्या मुझको। सू उसको देखता है और उसे देखने से खुश तो बहुत होता है। लू जब उसका हाथ पकड़ता है तो वो उसे कहता है कि तुम काफी पतले हो गए हो, क्या चल रहा है आजकल। लू बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा बीमार हूँ। लियो चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया। सू डरते हुए कहता है कि अभी तो मैंने नहीं दिखाया, मैं बस स्कूल चला आया था, बट मैं स्कूल से जाते ही डॉक्टर को दिखाने वाला था। लियो ताना मारते हुए कहता है कि अच्छा है, तो जिंग तुम्हारा इस तरीके से ख्याल रख रहा है। सू कहता है कि बस ये एक नॉर्मल सा बुखार है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या मैं अब जा सकता हूँ। मिस्टर लियो उसके सामने से हट जाते हैं और अब ये दोनों ही जाने लगते हैं। ये पूछता है कि क्या तुम दवा खुद से लेने वाले हो। खैर छोड़ो, मेरे पास कोई भी काम वाम नहीं है करने के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और ये बोलते ही वो उसका बैग ले लेते हैं। और अभी ये लोग हॉस्पिटल में है या घर में है कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना सुंदर क्या हॉस्पिटल हो सकता है। सो मिस्टर लियो से कहता है कि अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, अब आप चाहो तो जा सकते हो। लेकिन लियो का बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, इसलिए वो कहता है कि अच्छा है, तुम्हारी राइटिंग इतनी भी खराब नहीं है। और मन में ये भी सोचता है कि सू ने मुझसे काफी डिस्टेंस बना लिया है। 1 घंटे बाद सू को एक कॉल आता है और वो लियो को बताता है कि मिस्टर जिंग हमारा इंतजार कर रहे हैं। लियो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको भेज दूंगा बाहर। बट सू उठता है, लियो से अपना बैग लेता है और जाने लगता है। लियो को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये आज मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जो भी हो, जिंग नीचे इंतजार कर रहा है और लियो उसके कंधे पर हाथ रख के आ रहा है। और यहाँ पर जब वो उसे गुड बाय बोल रहा होता है तब उसे फील होता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसे हमेशा के लिए गुड बाय बोल रहा है। सू के जूते के डोर ओपन होते हैं, इसीलिए लियो उसे बताता है कि तुम्हारे सू के लेस खुले हुए हैं। और जब वो जूते बांधने के लिए नीचे झुकता है तब लियो को सू के गले पर एक निशान दिखती है, जिसे देखने के बाद वो इस सोच में पड़ जाता है कि क्या सू किसी और के साथ सो रहा है। ये सारी हरकतें मैं किया करता था, लेकिन अब कोई और सू के साथ ऐसा कर रहा है। यहाँ पर उसे जिंग की वो बात याद आती है जहाँ पर इसने उससे कहा था कि एक टाइम आएगा जहाँ पर सू मुझसे प्यार करेगा। ये अपने इमेजिनेशन से बाहर आते हैं और सू को जाते हुए देखते हैं। जाते समय वो सोचता है कि क्या ये हमेशा के लिए गुड बाय था, लेकिन मुझे तो इतना भी मौका नहीं मिला कि मैं उसे बोल सकूं कि प्लीज रुक जाओ। मैं ही वो इंसान था जिसने सू को जिंग के पास भेजा। लियो का बॉडीगार्ड सोचता है कि बॉस तो अभी कुछ ज्यादा ही टेंशन में दिख रहे हैं। आधे महीने बाद मिस्टर लियो अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहे हैं कि सू आधे महीने से स्कूल नहीं गया है और ना ही मैं अब उससे कांटेक्ट कर पा रहा हूँ। सू को मैंने जिंग के पास भेज दिया, उससे मुझे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या वो सब कुछ वर्थ इट है। लियो तुरंत अपनी बॉडीगार्ड ली को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि जल्द से जल्द जेन को कांटेक्ट करो, अब बस यही एक तरीका है जिससे मैं सू को वापस पा सकता हूँ। सामने से वो जवाब देता है कि ठीक है, समझ गया मास्टर। बट थोड़ी देर बाद ली उनके पास आता है और कहता है कि जिंग ने ये ऑफर मना कर दिया, हम जेन से कांटेक्ट नहीं कर सकते। लियो ऑर्डर देता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मैं समझ गया। जिंग, तुम मुझे इंतजार करवाना चाहते हो। तभी उसे जिंग का कॉल आता है और वो कहता है कि मिस्टर लियो अपना फ्री टाइम
मेरे लिए निकाल रहे हैं। लियो उसे सीधा वार्निंग देता है कि अगर तुम मुझे इंतजार करवाओगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जिंक उसे याद दिलाता है, जब मैं तुमसे सू को खरीदना चाहता था तब तुमने उसके लिए मुझे आधे महीने इंतजार करवाया। लियो इसका रिप्लाई देता है कि जो भी हो, मैं लास्ट में तुमसे आकर मिला था और अभी तुम जिस तरीके से ये सब कुछ कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी जिंक उसके बात को बीच में ही रोकते हुए कहता है कि प्लीज थोड़ा सा इंतजार करो। और अब हम अगले पैनल में देखते हैं सू को, जिसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं और दूसरी तरफ लियो को बहुत गुस्सा आ रहा है। पर लियो कहाँ इंतजार करने वाला था, वो तुरंत फोन काट देता है और कहता है कि तू ऐसा सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि तू जानता है कि मैं सू से कहीं ना कहीं प्यार करता हूँ। सॉरी कहीं ना कहीं सू उससे प्यार करता है, इसीलिए जिंक ये सब कुछ कर रहा है। जेब से माल फूकने के लिए बीड़ी निकालता है और पीने लगता है, लेकिन उसे इस चीज में भी मजा नहीं आता, इसीलिए वो लाइटर जमीन पर फेंक कर मारता है, जिससे एक छोटा सा धमाका होता है। तभी उसका बॉडीगार्ड अंदर आता है और कहता है कि मास्टर लियो आप क्या ठीक है? वो जवाब देता है कि इन सब चीजों का ध्यान रख लेना, मैं जा रहा हूँ। दूसरे पैनल में हम लियो को उसके घर में देखते हैं एक बंदूक के साथ, और तभी उसे जिंक कॉल करता है और वो कॉल पर बोल रहा होता है कि जो भी आफ्टरनून में हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप समझ सकते हैं इन चीजों को, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। लियो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो बताइए मिस्टर लियो, आप क्या मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं? ओ मुझे याद आया, मिस्टर लियो मुझे खाने पर ले जाना चाहते हैं। जिंक कहता है कि ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। 5 मिनट बाद जिंक उससे कहता है कि मिस्टर लियो क्या आप अभी भी कॉल पर हो? वैसे आप मेरा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, काफी टाइम है आपके पास। लियो भी सोचता है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई मुझे इस तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहा है। पता है मैंने सही शब्द नहीं बोला है, कोई कमेंट में नहीं बोलेगा कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। टेबल पर मोबाइल और बंदूक दोनों एक पास रखा हुआ है। जिंक कहता है कि मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को फ्री हूँ, मैं आपको टाइम और लोकेशन भेज दूंगा। इधर लू सोच रहा होता है कि ये सब कुछ उसके ही कर्मों का फल है जो उसे आज इतना सहना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट हम एक बोट का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक लड़का पूछ रहा होता है कि तुम्हारा नाम कहाँ है, और ये किसी अननोन इंसान से पूछ रहा है। लियो बताता है कि इसके ऊपर जो नाम लिखा गया था वो एक ऐसे इंक से लिखा गया है जिससे कि ये कुछ समय बाद अपने आप ही मिट जाता है। ये और भी बताता है कि मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं बोट के ऊपर अपना नाम लिखवाऊं ताकि लोगों को लग सके कि मैं काफी अमीर इंसान हूँ, इसीलिए ये सब कुछ मैं वापस करा रहा हूँ। इनकी और बातचीत चलती तभी लियो का कॉल आता है और ये लियो के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरा फेवरेट ट्री वहां से क्यों हटाया, और ये सब कुछ इसने सू के लिए किया था क्योंकि सू को वो पेड़ पसंद आ गया। बाद में लियो ये कहता है कि अरे छोड़ो यार, मैं तुमको बाद में 2 पेड़ दे दूंगा, ठीक है। सामने वाला भी इंसान कहता है कि छोड़ो, तुमसे बहस करना ही बेकार है, ये बताओ कि सू कैसा है? तुम पुराने या नए लोगों के पास नहीं जाओगे? मैं कंट्री यू में हमारे होटल तक जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन अरेंज किया है, मतलब करने वाला हूँ, तुम चल रहे हो या नहीं? व्हाइट नेस्ट को हाल ही में कुछ नए लोग मिले हैं जो सू से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। लियो रिप्लाई देता है कि मुझे यू कंट्री जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी को तैयार करने की जरूरत नहीं है, मैं सू को साथ लेकर ही आऊंगा। तभी वो कहता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुमने सू को जिंक के पास नहीं भेजा? मैं फोन रख रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा, ऐसा लियो कहता है। उसका ड्राइवर बताता है कि हम लोग पहुंच गए। लियो मन में सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सू को अपने साथ लेकर चलूंगा। और यहाँ मिस्टर लियो और जिंक की मीटिंग चालू है। लियो कहता है कि जो मैंने आपको ऑफर दिया था सू के रिलेटेड, क्या उसके बारे में आपने कुछ सोचा? मिस्टर लियो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। लियो कहता है कि हाँ पता है साले तू कौन है। जिंक ये भी बताता है कि वो एक ऐसा लड़का है जिसको मैं काबू नहीं कर सकता, मैंने उसे पाने के लिए बहुत कुछ खर्च किया था ताकि अपना कर्ज चुका सकूं, और अब मैं उसे पलक झपकते ही बेच रहा हूं। लियो मन में सोचता है कि उस दिन सू मुझे सावधान रहने के लिए बोला था, जरूर जिंक ने उसके ऊपर कोई डिवाइस लगा रखी है, और हाँ शायद उसने हमारी सारी बात सुन ली होगी। मिस्टर लियो, क्या आपको ये बात पता है कि सू के दिल में अभी कोई और है, और उसके लिए जो कुछ मैंने सोचा था वो उतना फायदेमंद साबित नहीं हुआ। ये सब सुनकर लियो बहुत इरिटेट हो चुका है। वो खड़ा होता है और सीधा अपना बंदूक निकालता है और कहता है कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझे टच नहीं कर सकता? अब हम जिंक को देखते हैं जो बिल्कुल भी नहीं डरा है। बंदूक टेबल पर पटकते हुए कहता है कि जल्दी से अपना कंडीशन बताओ, और इसका कंडीशन ये है कि जो पैसे मैंने तुमको दिए थे सू को खरीदने के लिए, अब तुम उसका 10 गुना मुझे दो वापस से सू को पाने के लिए। लियो भी इस बात के लिए मान जाता है। तब उसे जिंक कहता है कि अभी अगर तुम सू को देख लोगे तो तुम मुझे पक्का जान से मार दोगे, इसीलिए वो 2 दिनों के लिए मेरे यहाँ ही रहेगा ताकि वो अपने आप को हील और क्लीन कर सके। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमको पहले 30% पैसा ट्रांसफर करूंगा
लूंगा और फिर सू को पिकअप कर लूंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है, तभी पीछे से जिंक उसका नाम बुलाता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। लियो जिंक के एड्रेस पर आया हुआ है सू को लेने के लिए और यहाँ पर सू आता है और अभी ये बिल्कुल भी सही हालत में नहीं है क्योंकि इसके गर्दन पे हम रस्सी का निशान देखते हैं। और ये सब देखने के बाद लियो को बहुत अजीब लगता है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम इतने ठंडे क्यों हो, तुमने बहुत पतले कपड़े पहन रखे हैं, चलो जल्दी से घर पे चलते हैं, हमारे शेफ ने तुम्हारे लिए एक नूडल्स बनाया है जो कि तुम्हें काफी पसंद है। घर पर आने के बाद लियो देखता है कि सू बहुत थका हुआ है, इसलिए उसे पूछता है कि क्या तुम पहले सोना चाहते हो। इस पर सू भी एग्री हो जाता है और वो गेस्ट रूम की तरफ जाने लगता है। तभी मिस्टर लियो कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें ऊपर मेरे साथ बेडरूम में चलना है। और ये बोलते ही वो उसे गोद में उठा लेते हैं। और बेडरूम में जाने के बाद जब सू अपने कपड़े उतारता है तब क्या ही देखने को मिलता है, क्या ही बताऊं। लाइक उसके बॉडी पर अलग अलग जगह पे चोट्स के निशान है। लियो उसे सुलाकर जाने लगता है, तभी सू उनका नाम पुकारता है। वो बड़े ही एक्साइटमेंट में कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं। तभी सू कहता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको मुझे टच करना एक बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गंदा हो चुका हूँ। इस पर लियो कहता है कि तुम ये सब क्यों सोच रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत गंदे हो गए हो तो चलो नहा लो। अब हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और अभी ये लोग एयरपोर्ट पे हैं। लियो सू का पासपोर्ट देखता है जिस पर कुछ भी नहीं होता। तब वो पूछता है कि क्या अभी तक तुम कहीं पर भी घूमने नहीं गए हो। बताता है कि जब वो यूनिवर्सिटी में था तब वो अपने लोकल एरिया में एक आध बार गया है घूमने। ये उसका फर्स्ट टाइम है जहाँ पर वो आउट ऑफ कंट्री घूमने जा रहा है। यहाँ पर ये आदमी भी होता है जो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, फाइनली तुम आ ही गए। लियो आते ही सीधा उसको वार्निंग देता है कि कुछ भी ऐसा मत करना सू के रिलेटेड जिसको देखकर मुझे मेरा बाउंड्री क्रॉस करना पड़े। इस बात पर सेन कुछ नहीं बोलता, वो सू की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि लास्ट टाइम जब मैंने इसको देखा था तब से ये कुछ ज्यादा ही पतला हो गया है। और एरोप्लेन में बैठकर जब ये लोग जा रहे होते हैं तब मिस्टर लियो सू को संतरा खाने के लिए देते हैं और ये कहकर वो चला जाता है अपना हाथ धोने के लिए। तभी सेन भी उसके पीछे आता है, वो कहता है कि मुझे भी अपना हाथ धोना है। और यहाँ पर उसका दोस्त उसको ताना मारते हुए कहता है कि क्या हो गया है भाई आजकल तुझे, इतना रोमांटिक तुम कब से हो गए कि तुम अपना संतरा किसी और को छीलने के लिए दे रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ इन सब चीजों के बारे में। लियो बहुत मासूम बनते हुए कहता है कि किसके बारे में तुम पूछ रहे हो, बताओ मुझे ऐसा क्या है सू के अंदर जो तुमको इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और इसका लियो बहुत ही सिंपल सा आंसर देता है कि वो सारे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से अलग है। इस पर उसका दोस्त पूछता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो बताओ ऐसा कौन सा पार्ट है जो बहुत अलग है बाकियों से। एंड द सिंपल आंसर इज कि बस वो मुझे पसंद करता है। अच्छा तो मतलब तुमको वो पार्ट पसंद है जो तुमको बाकी सारे लोगों में नहीं पसंद था। देखा जाए तो तुमने इससे पहले भी जिसको डेट किया था वो लोग भी तुमको पसंद करते थे बट तुम उनको पसंद नहीं करते थे। इस पर तो लियो को भी समझ नहीं आता कि अब वो क्या जवाब दे इसका, इसीलिए वो उन सब बातों को इग्नोर करके निकल जाता है। अब हम इन दोनों को बीच पर देखते हैं जहाँ पर सू कहता है कि मास्टर लियो हम कहाँ जा रहे हैं। लियो कोई तो जगह बताता है जिससे कि सू कहता है कि मुझे वहां पर नहीं जाना। लियो इसका रीजन पूछता है। अच्छा तो ये लोग कोई एडवेंचर करने जा रहे हैं जहाँ पर सू कहता है कि मुझे कूदने से डर लगता है। तब वो कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है मैं हूं ना। और अब हम इनको एक हेलीकॉप्टर के अंदर देखते हैं जहाँ से ये लोग नीचे कूदने वाले हैं। व्हाट अ स्पोर्ट, मेरा वन ऑफ द फेवरेट थिंग दोज आई वांट टू डू। सू कहता है कि मुझे नहीं कूदना बट लियो उसको पकड़ता है और सीधा कूद जाता है। पैराशूट के साथ ये लोग नीचे लैंड करते हैं। लियो उससे कहता है कि अपनी आंखें खोलो और यहाँ पर ये लोग पानी के ऊपर लैंड करने वाले हैं। और भैया पानी के ऊपर कूदोगे तो नीचे तो जाओगे ही। लियो सू को रिंग पहनाता है। लड़कियां अक्सर कहती है ना कि मुझे ऐसे प्रपोज करो जैसे किसी ने भी आज तक किसी को भी प्रपोज नहीं किया है। ये उन सभी के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। पानी से बाहर आते ही सू कुछ भी इसके बारे में पूछ पाता उससे पहले मिस्टर लियो कहते हैं आज से तुम मिसेस लियो हो। वाह बेटे लौंडे से शादी कर ली। एक आदमी उन दोनों को बुलाता है कि इधर आओ जल्दी से बोट पर आकर बैठ जाओ। लियो कहता है कि सू पहले तुम जाओ। ये बोट पर चढ़ रहा होता है और तभी मन में सोचता है कि छोड़ो मैं कभी बाद में बता दूंगा। अगली मॉर्निंग मिस्टर लियो बहुत पहले उठ चुके हैं और वो अपने बंदूक के साथ खेल रहे हैं। तभी सू कहता है कि आप उठ गए। और तभी अचानक से इनको पता नहीं ऐसा क्या होता है कि ये सू की तरफ बंदूक तान देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो राइटर है उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पर कैसे भेजें, इसीलिए इन्होंने लास्ट चैप्टर को कुछ इस तरीके से खत्म किया था। वाह बेटा मान गए तुमको। लियो सू से कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरे, चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ पर हम असली बंदूकों से खेलेंगे। सू भी इस बात पर एग्री कर जाता है और मिस्टर लियो वहां से जाने लगते हैं। तभी हम सू का शकल देखते हैं जो कि कह रहा होता है रियल गन। ये लोग आए हुए हैं शूटिंग गैलरी में। लियो सिखा रहा होता है कि मेरे 3 गिनने पर फायर करना। बताओ सू क्या तुम भी ट्राई करना चाहते हो। सू भी ट्राई करता है लेकिन गोली निशाने
पे लगती ही नहीं है। और इस पर लियो कहता है कि आज तक मैंने किसी का निशाना इतना अच्छा नहीं देखा। सू चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने बोला था ना कि मैं इन सब चीजों में अच्छा नहीं हूँ। लियो फ्लैक्स करते हुए कहता है कि अरे कौन सा बहुत बड़ी बात है बंदूक चलाना, निशाना लगाओ और फायर करो, कितना सिंपल है। ये लो बंदूक प्रैक्टिस करो, मैं थोड़े और बुलेट्स लेकर आता हूँ। 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं। लियो उसे सिखाता है कि बंदूक के अंदर हम गोली कैसे फिल करते हैं। सू उसे पूछता है कि आप मुझे गन चलाना क्यों सिखा रहे हो, बट इस पर वो कोई भी जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि ट्रिगर पुल करो और बूम, निशाने पर लग गया। लियो उसके कान में आकर बोलता है कि मैं तुम्हें गन इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, लेकिन उससे पहले तुमको इसे चलाना सीखना पड़ेगा। सू भी कहता है कि ठीक है, मैं बहुत अच्छे से सीखूंगा। नाइट में ये लोग घर आते हैं, जहाँ पर लियो कहता है कि आज तो बहुत काम किया हूँ, बहुत थक गया। लेकिन सू कहता है कि अच्छा अभी इतना जल्दी थक गया। 3 दिन बाद सू उससे कह रहा होता है कि मैंने गन की इतनी प्रैक्टिस की है कि पूरा बुलेट ही खत्म हो गया। तब लियो उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया ला दूंगा। अभी सामने से जिंक आ जाता है और इसे देखने के बाद तो लियो का दिमाग खराब हो जाता है, वो बहुत गुस्से में है। और तभी जिंक बूम करता है, तभी पीछे से एक बहुत तेज धमाका होता है। वहां पर जितने भी लोग थे वो इधर उधर भाग रहे हैं, सब मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। सू भी नीचे दबा हुआ है, लियो उसके ऊपर है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, चलो मेरे साथ आओ। सू ध्यान देता है कि मिस्टर लियो के पैर पे चोट लगी है। जिंक कह रहा होता है कि कहाँ भाग रहे हो, रुको मेरे लिए। ओके, मुझे एक चीज क्लियर करना है कि जिंक ने बूम नहीं बोला था, जिंक कुछ बोला ही नहीं था। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही धमाका हो गया, क्योंकि अभी हम दूसरे पैनल में देखते हैं जिंक को, जो लियो को बता रहा है कि वो सभी तुम्हारे लिए आ रहे हैं। और अब हम उसके पीछे देखते हैं एक इंसान को जिसके पास बंदूक है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, लियो अपना गन निकालता है और उसे ठोक दिया। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि वो 3rd एग्जिट की तरफ जा रहा है। सू कहता है कि आप लोग इधर आइए, और तभी गेट लॉक हो जाता है और लियो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जिंक हंसते हुए कहता है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं यहाँ पर वेकेशन के लिए आया हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। सू जो कि बहुत डरा हुआ है और कांप रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये सू उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा दिख रहा है, कुछ तो ये बहुत बुरा करने वाला है। मेरे अंदर की आत्मा बोल रही है और मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ चैप्टर पूरा। सू और लियो अभी बहुत पास पास हैं, जिस पर जिंक अपने मन में सोचता है कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए इतने दूर से आया और बदले में तुम मुझे ये नजारा दिखा रहे हो। इसीलिए वो आगे आगे चलने लगता है और तभी उसके सामने से एक आदमी आता है हाथ में बंदूक लिए, और यहाँ पर सबसे आगे कौन है, अपना जिंक। वो बुलेट फायर करता है लेकिन ये लोग छुप जाते हैं, बट जिंक के हाथ पर गोली लगी है। और उसके बाद हम एक ऐसा पैनल देखते हैं जहाँ पर लियो जिंक को लात मारने के लिए रेडी है कि जा भाई, जाके पहले तू गोली खा। बुरे इंसान को इस्तेमाल करना, बुरे इंसान को मारने के लिए कोई भी गलत काम नहीं होता, बट सू उसको ऐसा करने से रोक देता है। जिंक अपने घड़ी के साथ कुछ बकचोदी करता है, उस आदमी का चेहरा दिख जाता है जिससे कि वो गोली मार देता है, और वो उन दोनों से कहता है कि चलो चलते हैं, वो मर गया। और इस बिल्डिंग के अंदर ये लोग एक ऐसे गेट के पास पहुंचते हैं जहाँ पर लॉक लगी हुई है। तब जिंक उसे कहता है कि मेरे बंदूक में अब कोई भी बुलेट्स नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास अगर कोई बुलेट्स है तो मुझे दे सकते हो। तभी लियो अपने पास से बंदूक निकालता है और उसके माथे पे लगा देता है और कहता है कि हाँ मेरे पास है गोली, बोल चाहिए तुझे। तभी पीछे से सू अपना बंदूक निकालता है और वो लियो के सर पे लगा देता है। देख लिया ना, मैंने कहा था कि ये कुछ करेगा कांड, मैं गलत हो ही नहीं सकता। मजा आ गया। सू लियो से साफ साफ कहता है हिलना मत बेटे। वो चिल्लाते हुए पूछता है कि सू तू क्या कर रहा है। मिस्टर लियो आपको इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। लियो मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सू पहले से बिल्कुल अलग हो चुका है। तभी जिंक अपना गन फायर करता है और उस गेट को खोल देता है। अभी तो ये बोला था ना कि इसके पास गोलियां नहीं बची है, झुट्टा कहीं का, कितना ज्यादा झूठ बोलता है। जिंक उन दोनों से कहता है कि चलो चलते हैं, और सू मिस्टर लियो को कंधा देता है और कहता है कि क्या आप चल सकते हो। ये लोग एक कार पार्किंग वाले एरिया में आते हैं। लियो के पैर में चोट लगी हुई है और ये हम साफ साफ देख सकते हैं, वहां से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है। लियो बार बार उस मोमेंट को याद कर रहा होता है जहां पर सू ने बंदूक उसके माथे पे लगा दिया था, और वो सोचता है कि सू बंदूक चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। जिंक कहता है कि चलो जल्दी से चलते हैं यहाँ से, और भी बहुत से लोग आते होंगे। तब सू कहता है कि पहले इसको गाड़ी में बैठने दो। लियो पूछता है कि तुम्हारा क्या, मैं तुमको फॉलो करूंगा पीछे से। और ये कहते हुए जरा शकल तो देखो कितना ही हैंडसम लग रहा है। अब जाकर मुझे सू पसंद आया है। इतना टाइम से मैं इसका मासूम शकल देख देख के परेशान हो गया था, बट अब कहानी में मजा आ रहा है। ये लोग कार को एक जंगल जैसी एरिया में लेके जाते हैं। जिंक मुझे बताओ अभी हम कहाँ हैं। हमने शहर के सेफ हाउस पर मिलने का योजना बनाया था, वो 2 हेलीकॉप्टर लेकर आएंगे और वो आज आधी रात से पहले पहुंच जाना चाहिए। लियो पूछता है कि तुम्हारा 2 से क्या मतलब है, मैं और जेन। वो जवाब देता है कि हाँ। इस टाइम हम सू को देखते हैं जो कि कार चला रहा है। लियो को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये कौन है, क्या ये जेन है। और अब उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो फंस चुका है। कुछ टाइम बाद वो लोग एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं।
जहाँ पर सू लियो से कहता है कि सबसे पहले हम तुम्हारी चोट ठीक करेंगे। लियो को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये जो इतना मुझे केयर दिखा रहा है ये रियल है या फिर फेक। जिंग सू को उसका गन दे देता है और सू वो गन लियो को दे देता है। गन मिलने के बाद वो ये कहता भी है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इस बंदूक से तुम दोनों को मार दूंगा यहीं पर। तो इस पर ये कहता है कि अभी तुम्हारे पैर में बहुत चोट लगी हुई है और इसे मेडिसिन की जल्द से जल्द जरूरत है। जिंग कहता है कि वो मेरी बंदूक का क्या? तब सू कहता है कि अरे रोते क्यों हो यार, तुमको नया दिला देंगे। लियो उसे बहुत घूर कर देख रहा होता है। तब सू उसकी आंखें बंद कर देता है और कहता है कि मुझे पसंद नहीं, तुम मुझे ऐसे देखो, और उसे किस करते हुए कहता है कि मैं बहुत जल्द आऊंगा। सू के जाने के बाद जिंग लियो से कहता है कि तुमको अगर मुझसे कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो जेन तुम्हें बहुत समय पहले से पसंद करता था, मुझे नहीं पता कि इन सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही चाहता है। तब लियो से पूछता है कि क्या यही रियल जेन है और वो किस तरीके का इंसान है। जिंग अब पूरी कहानी बताता है जेन के बारे में। जिंग के पिता चाइना में एक माफिया बॉस थे और उनकी बहुत सारी बीवियां थी। बीवी नहीं बोल सकते लेकिन मैं वो शब्द भी नहीं बोलना चाहता, बट तुम समझदार हो। तो उन लोगों से उनको सिर्फ बेटियां ही मिली। जेन उनका एक लौता बेटा था और जेन बहुत लास्ट में आया। इसके पहले उनकी बहुत सारी बेटियां पैदा हुई थी। जेन के पिता को ऐसा लगता था कि जेन बहुत ही ज्यादा नरम दिल है और वो ऑर्गेनाइजेशन को संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए वो उसके साथ बहुत सख्त थे। जब जेन सिर्फ 10 साल का था तब उसे पुराने मिलिट्री गुंडों के एक ग्रुप के साथ जाना पड़ा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौत थी। बाद में जेन बड़ा हुआ और उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए वो वहाँ से पिंक सिटी आ गया। 3 साल पहले जेन ने तुमसे मिलने का इंतजाम किया था। वो डक के पास एक बिल्डिंग के छत पर पूरी रात तुम्हारी इंतजार करते रहा लेकिन तुम नहीं आए। ओह माय गॉड, तुम लोगों को याद है कुछ टाइम पहले वो वेटर्स बात कर रही थी कि एक आदमी था जिसने पूरा फ्लोर बुक कर लिया था, वो आदमी जेन ही था। बाद में जब वो तुम्हारा विरोध करना शुरू किया तो वो भी तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की बस एक कोशिश थी। लियो जब ये बात सुनता है कि 3 साल पहले वो मेरा इंतजार कर रहा था लेकिन मैंने सू के बारे में पता किया है, सू नाम का कोई एक असली पर्सन था, उसका बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता है। जेन बताता है कि सू एक स्टूडेंट है जो कि बहुत हद तक जेन की तरह दिखता है और हाँ उसकी माँ पे बहुत कर्ज था क्योंकि उन्होंने बहुत जुए खेले थे। जेन की मुलाकात पिंक यूनिवर्सिटी में सू से हुई और उसे लगा कि वो दोनों काफी हद तक सेम दिखते हैं। कुछ लोगों से जांच कराने के बाद दोनों कुछ मामलों पर बात करने के लिए मिले। लियो पूछता है कि कौन सा मामला, किसके ऊपर उन लोगों ने बात किया। जिंग सीधा बोलता है मुझे नहीं पता, इसके बारे में जेन ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ दिनों बाद किसी ने सू की प्लास्टिक सर्जरी करवा दी और उसे बिल्कुल जेन जैसा बना दिया। पिंक यूनिवर्सिटी जाने वाला व्यक्ति कभी सू होता तो कभी जेन। लियो कहता है कि मुझे अब समझ में आया कि सू के बैकग्राउंड में मुझे कुछ भी गड़बड़ क्यों नहीं दिखा। जिंक और भी चीजें बताता है कि कुछ समय बाद मुझे नहीं पता कि जेन को कैसे पता चला कि तुम वहाँ होते हो। उसने व्हाइट नेस्ट में घूमने के लिए सू के पहचान का इस्तेमाल किया। जेन की पर्सनालिटी देखकर मेरा अंदाजा है कि उसने नशा देकर फिर तुम्हारे साथ सोना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम पहले ही उसके ऊपर हावी हो जाओगे। और ये बात कहते समय वो बहुत हंस रहा होता है। खैर उसने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन वो ऐसा इंसान है जो अपनी मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, इसीलिए मैं उसकी तरफ से कोई भी सफाई नहीं देना चाहता, ना ही मैं दे सकता हूँ। लेकिन अगर तुम उन बातों को एक तरफ रख दो, ये बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चूज करते हो। और लियो अपने मन में ये सोचता है कि इस सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं रेन को मार दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं उसका चेहरा देखता हूँ मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाता। इधर सू मेडिकल गया हुआ था कुछ दवाई वगैरह लेने। मुझे तो अब समझ में भी नहीं आता कि इसको सू बोलूं कि जेन बोलूं। चलो मैं इसे सू बोलूंगा क्योंकि मैं इसको स्टार्टिंग से सू बोलता आ रहा हूँ। आते ही चिल्लाता है कि मिस्टर लियो मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। सबसे पहले वो जिंग के पास जाता है ताकि उसे जो गोली लगी है वो उस पर पट्टी लगा सके। और जब लियो इसे देखता है तो मन में सोचता है कि इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मैं ही आउटसाइडर हूँ। सू जिंग से कहता है कि बाहर जाओ और जाकर इंतजार करो। वो कहता है कि ठीक है और वो बोलकर जाने लगता है। इधर सू लियो के पास आता है उसका मलहम पट्टी करने के लिए। मिस्टर लियो मैं आपका चोट साफ करने वाला हूँ तो प्लीज चिल्लाइएगा मत। बट वो कुछ भी कर पाता उससे पहले लियो उसके माथे पर बंदूक सटा देता है। यहाँ पे बस तुम एक बार सू को देखो, इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि ये अभी मारा जा सकता है। वो अपने हाथ से लियो का गन हटाता है और उसे कुछ इस तरीके से पकड़ता है। इसके बाद वो लियो के पैरों का चोट देखता है और कहता है कि मुझे पहले इस चोट को ठीक करने दो। उसके पैरों पे पट्टी बांधते समय ये सोच रहा होता है कि अगर आज हम बिना किसी दिक्कत के वापस चले गए और अगर वहाँ सच में सू है तो उससे मैं वो सब कुछ करने दूंगा जो वो करना चाहता है, बस अब वो दुखी ना रहे। उसके सामने तो मैं चांद और तारे भी लाकर रख सकता हूँ। ये क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता
है कि जेन सू से काफी ज्यादा अटैच हो, इसलिए वो चाहता है कि जो रियल सू है वो हमेशा हैप्पी रहे। जेन लियो को खाने के लिए मेडिसिन देता है, तब वो कहता है कि तुम कुछ बोलोगे नहीं। जेन को समझ नहीं आता कि वो क्या बोलने की बात कर रहा है। जो भी हुआ मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। लियो भी कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बुखार है, ऐसा जेन लियो से कहता है। लियो उसका हाथ दूर कर देता है और अब हम देखते हैं जिंग को, जो कि कह रहा होता है कि ये दरवाजा अपने आप ही खुल गया, बुरा मत मानना, तुम लोग जो भी कर रहे हो करते रहो। थोड़ी देर बाद वहां पर 2 हेलीकॉप्टर आ जाता है। जेन और लियो दोनों उस हेलीकॉप्टर के पास आते हैं, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में लियो अकेले ही बैठ कर जाने वाला है। वो जेन की तरफ देखता है जो कि कह रहा होता है कि अरे कम से कम गले मिल के तो जाओ। लियो इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। इस बात पर जेन जबरदस्ती उसके पास आता है। गले मिलते टाइम वो किसी शहर का नाम लेता है और कहता है कि तुमसे उस शहर में मुलाकात होगी। लियो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है और जेन जाता है जिंग के पास। 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं। एक होटल के अंदर एक आदमी अपने फादर से कह रहा होता है कि डैड आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, मैं सब कुछ हैंडल कर लेता। उसके फादर कहते हैं कि मैंने एक न्यूज सुना है कि जेन आ गया है और वो यहाँ पर हम सबसे मिलने वाला है, तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं कैसे खो सकता हूँ। और तुम अंदर जाना तो हर एक चीज को अच्छे से नोटिस करना, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। जिंग उस आदमी को बहुत पहले से ही जानता है, इसलिए वो उनसे हेलो कहता है और जेन को भी उस आदमी से मिलवाता है। ये तीनों बहुत ही अच्छे से मिलते हैं और ये आदमी अपने मन में सोचता है कि जेन रियल नहीं लग रहा है, मतलब ये बहुत छोटा है, ऐसा लग रहा है कि ये फेक है। वो उन दोनों को अंदर लेकर जाता है। अंदर भी कई सारे लोग होते हैं जिनसे ये लोग अच्छे से हाय हेलो करते हैं। एक आदमी का तबीयत भी खराब होता है, तब जेन उससे पूछता भी है कि आपकी हेल्थ कैसी है। वो जवाब देता है कि हाँ अभी तो सब ठीक है। तभी इस मीटिंग में लियो भी आता है अपने बॉडीगार्ड के साथ। एक आदमी कहता है कि वो मिस्टर लियो हैं, क्या आप उनसे जाकर मिलोगे, क्योंकि ये सोच रहा होता है कि जेन और लियो की दुश्मनी बहुत पुरानी है, इसीलिए जेन की नजरों में शायद सबसे बुरा अभी लियो ही है। अब देखते हैं आगे क्या हंगामा होगा। मतलब ये आदमी कितना एक्साइटेड है उन दोनों का भसड़ देखने के लिए। जेन कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा और उन्हें जाकर पहले हेलो बोलूंगा। लियो के पास जाकर बोलता है कि मैं जेन हूँ। तब तुम बस उस बॉडीगार्ड का फेस देखो, वो सोच रहा होता है कि क्या क्या सू जेन है। लियो भी कोई बदतमीजी नहीं दिखाता, वो उससे अच्छे से हाथ मिलाता है, इवन वो उसे ड्रिंक भी ऑफर करता है। वहां पे जब लोग ये सब कुछ देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए। लियो जेन का हाथ बहुत ही जोर से पकड़ता है, जिससे कि वो जो हाथ में बियर लिया हुआ था वो नीचे गिर गया। इसके बाद वो उसे अपने बहुत करीब खींचता है। वहां पर एक आदमी होता है जो कहता है कि मिस्टर लियो आप ये क्या कर रहे हो। तब लियो उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फ्री रूम है, मुझे मिस्टर जेन के साथ कुछ काम है। वो पहले तो ये सुनकर बहुत शौक होता है, पर बाद में कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल है हमारे पास रूम, आइए। रूम के अंदर उन दोनों के बॉडीगार्ड्स भी आते हैं। तब लियो कहता है कि प्लीज आप लोग बाहर जाइए। जेन लियो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथ को मतलब दूर कर लेता है और फिर ये उसके सामने कुछ ऐसा मुंह बनाकर बैठता है और उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि ओ तुम गुस्सा हो मुझसे, बताओ ना किस बात पर गुस्सा हो मुझसे, बताओ ना ऐसा क्या कर दिया मैंने। भाई ये इंसान एक नंबर का कमीना है। किसी के इमोशंस के साथ इतना बुरा खेलने के बाद ये पूछता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो। लियो पूछता है कि क्या तुम इस बार बाहर आने के लिए तैयार हो। तब जेन इसका बहुत ही अच्छे से जवाब देता है कि अगर मैं बाहर नहीं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा कैसे। अच्छा तो अगर तुम मुझसे मिलना चाहते थे तो मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता, बल्कि उसे हक करने लगता है और वो इसका जवाब देता है कि दरअसल बात ऐसी है कि मेरे पास आपका पर्सनल नंबर नहीं है, क्या तुम मुझे अभी दे दोगे। लियो पूछता है कि अच्छा नंबर मिलने के बाद तुम उसके साथ क्या करोगे। मिस्टर लियो मैं आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल करूंगा। और ये बोलते टाइम वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ है। जैसा कि इसने कहा था कि वो कुछ स्पेशल करेगा तो उसने स्पेशल किया, और वो करने के बाद वो पूछता है कि आपका मोबाइल नंबर कहाँ है। लियो अपना पर्सनल कार्ड जेन के जेब में डाल देता है और उससे कहता भी है कि ये बिजनेस कार्ड अपने पास रखो और कभी भी मन करे तो कॉल कर लेना। लियो के जाने के बाद वो उस कार्ड को देख रहा होता है। जिंग दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है कि क्या आप ठीक हो, और वो बहुत खुश होकर जिंग को बताता है कि मेरे पास नंबर है अब। थोड़ी देर बाद जिंग और जेन गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और तब हम एक बहुत ही अच्छा चीज नोटिस करते हैं। जिंग माल फूकता है और उसके ऐसा करते टाइम कितना ही अच्छा दिख रहा है, वो एकदम बैडएस। और यहाँ पर जेन उससे पूछता है कि तुम्हें पता है आज हम दोनों ने क्या किया। इस पर जेन मुंह बनाते हुए कहता है कि भला मुझे कैसे पता होगा। इस पर वो भी कहता है कि छोड़ो जाने दो, मैं कॉल कर रहा हूँ मिस्टर लियो को। कॉल करते ही वो उससे पूछता है कि मिस्टर लियो आप हो कहाँ पर। वो जवाब देता है कि अभी मैं घर पर ही हूँ। जेन बहुत सारे सवाल पूछता है कि क्या तुम अभी सोने जा रहे हो, अभी तक तो मैं तुम्हारे घर पे नहीं पहुंचा हूँ, और आजकल वो कुत्ता कैसा है। लियो कहता है कि तुम जानना क्या चाहते हो। मिस्टर लियो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अच्छे हो या नहीं। इस बात पर लियो उसका फोन कट करता है और कहता है कि ये आदमी हमेशा मेरे हार्ट को डिस्टर्ब कर देता है। दूसरी तरफ फोन कटने के बाद जेन बहुत खुश होकर बता रहा होता है कि उसने मेरा फोन उठा लिया। तब जिंग उससे पूछता है
पूछता है क्या तुम कोई हाई स्कूल के बच्चे हो। थोड़े टाइम बाद वो उसे वापस से कॉल करता है। लियो कॉल करता है इस बार और वो कहता है कि अगर तुम्हें जानना है कि वो कुत्ता कैसा है तो आकर तुम उसे खुद देख क्यों नहीं लेते और तुम उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लो। जेन बहुत खुश होकर कहता है कि ओ ये हमारे प्यार का निशानी रहेगा। तब लियो कहता है कि अरे नहीं नहीं तुम तो गलत सोच रहे हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ब्रेकअप गिफ्ट है। और इस पर जेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसे अपने पास ही रखो। लियो के दिमाग में वो बात चल रही होती है जहाँ पर जिंक ने उसे बताया था कि 3 साल पहले एक रेस्टोरेंट में जिंक तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेकिन तुम वहां पर आए नहीं। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अपने किसी को कॉल करता है और वो बताता है कि मीटिंग जेन ने फिक्स की थी। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। उस वक्त जेन ने एक पार्टी रखा था और मिस्टर लियो आप कैपिटल जाना चाहते थे और इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ से उन मामलों को आगे बढ़ा दिया। जेन ने फोन करके कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा। मुझे लगा बस वो एक फॉर्मल तरीके से कह रहा है और बस इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन हाँ फोन खुद जेन ने किया था, इसीलिए मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह याद है। लियो ये बात सुनने के बाद बहुत गुस्से में है और वो उससे कहता है कि तुम जाओ जाकर पता करो कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। मुझे पूरी डिटेल चाहिए कि 3 साल पहले कौन सी डेट थी जब ये सब बकचोदी हुआ। कहानी आधे महीने और आगे बढ़ती है। लियो कहीं जा रहा होता है और मन में सोचता है कि आधा महीना बीत चुका है और अभी तक जेन ने मुझे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। क्या उसने ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया? तभी उसका बॉडीगार्ड बताता है कि कोई तो एक बहुत बड़ा आदमी है जो कि आईसीयू में है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ उनके साथ। पिछले महीने शहर में एक नया सेफ आया था, शायद किसी के कहने पर या फिर सिर्फ अपना पावर दिखाने के लिए उसने काफी सख्त एक्शन लिया। उसने शहर का सबसे प्रॉफिटेबल जगह बंद करा दिया। योंगोई के खास आदमी को अरेस्ट कर लिया और यंगुई को बुलाया था इंक्वायरी के लिए। फिर एक डिटेक्टिव ने उसे इतना परेशान किया कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। सिंपल भाषा में इसने एक शेफ को मार दिया या फिर उसका धंधा बंद कर दिया, जिस वजह से इसके पीछे एक डिटेक्टिव पड़ा और इनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। लियो कहता है कि चलो बाद में बात करेंगे, जब वो आएगा तो देखा जाएगा। वैसे ये बताओ जो मैंने तुमको कुछ समय पहले बोला था खोजने के लिए, क्या तुमने उसको फाइंड कर लिया? ये वो 3 साल पहले मीटिंग वाली बात हो रही है। उसको भी नहीं पता कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, इसलिए वो कहता है कि किस चीज की बात कर रहे हो आप? लियो चिल्ला कर कहता है कि 3 साल पहले जो बकचोदी तूने किया था उसकी बात कर रहा हूँ। ये बॉडीगार्ड बताता है कि हाँ ये सभी बातें सच है। उस रात जेन बहुत देर तक आपका इंतजार किया था। मुझे ये भी पता चला है कि किसी ने पटाखे खरीदे थे और मिशिमा के दूसरी तरफ आर्टिफिशियल आइलैंड पर रख दिए थे, लेकिन आखिर में उन्होंने उसे चलाया नहीं। लियो मन में सोचता है कि जेन के लोगों का इम्प्रेस करने का तरीका काफी पुराना है। ऐसा लगता है कि वो लोग अभी भी हाई स्कूल के लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ये जितना भी बेकार या उलझी हुई क्यों ना हो। मैं अब उनका इंतजार नहीं कर सकता और अब वो भी मेरी जिंदगी में नहीं रहा। इस अंधेरी दुनिया में मेरा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा और ना ही कोई फायरवर्क है। तभी हम जेन को देखते हैं जिसने अपने हाथ में फ्लावर ले रखी है और उसके पीछे बहुत सारे पटाखे जल रहे हैं। लियो कहीं जा रहा होता है और सोचता है कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तब बिल्कुल भी चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई थी और ये वो टाइम है जहाँ पर लियो उससे कहा था कि अब तुम कुछ टाइम के लिए जिंग के पास जाने वाले हो और उस टाइम जेन ने क्या एक्टिंग किया था। लियो भी इस बात से काफी इंप्रेस होता है कि क्या एक्टिंग थी, क्या उसका रोना असली था या नकली था। तभी उसके पास एक आदमी आता है छाता लेकर और उसके शीशे पर नॉक नॉक करता है और ये छाते वाला आदमी अपना जेन है और ये कह रहा होता है कि यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है इसीलिए मैं बस छाता लेकर आया हूँ। लियो कहता है कि ये सब बकवास छोड़ो, अंदर आओ, तुम मेरा कितने समय से इंतजार कर रहे थे बाहर? जेन कहता है ज्यादा नहीं, बस मैं बाहर ही आया था। और यहाँ पर वो अपने गीले कपड़े बदल रहा होता है। तभी मिस्टर लियो कुछ करने की कोशिश करते हैं। तब जेन पूछता है कि क्या कर रहे हो? लियो कहता है कि मैंने सुना कि एक आदमी मेरा पूरे रात इंतजार करता रहा। इस पर ये चढ़ाते हुए कहता है कि आपको ये न्यूज कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं मिल गई? मिस्टर लियो अपना गाड़ी कहीं पर रोकते हैं और इनके बीच बहुत कुछ होता है। इसके बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही बारिश से काफी गीले हो चुके हैं और यहाँ पर जेन को मिल जाती है एक गन, बट वो उसके साथ कुछ करता नहीं है। अगर तुम लोगों को याद होगा तो लियो ने उसे एक रिंग दिया था जिसे अब वो अपने हाथों में नहीं बल्कि अपने गले में पहना हुआ है और अब वो उस रिंग को उतारते हुए उस गन वाले पॉलिथीन में डाल देता है और उससे कहता है कि मिस्टर लियो और हम एक दूसरे को नहीं जानते और ऐसे अनक्लियर रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना। मुझे बहुत लेट हो रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप वापस आना। लेकिन लियो जल्दी से उस रिंग को निकालता है और वापस से जेन को पहना देता है और उससे कहता है ठीक है मैं जल्द आऊंगा, वो बंदूक अपने पास रखो और हाँ फ्यूचर में मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना। कुछ दिनों बाद जेन और लियो आए हुए हैं किसी आइलैंड पर घूमने के लिए। आइलैंड नहीं है, बोट है, उसी के ऊपर ये दोनों घूम रहे हैं और यहाँ पर जेन ये तीर चलाने वाला कुछ तो है जिसके साथ ये खेल रहा है और एकदम निशाना सही जगह पर मारता है। लियो वो वेपन उसके हाथ से ले लेता है और कहता है कि नहीं चलाते इसे, बहुत खतरनाक है। लियो के जो दोस्त होते हैं वो लोग भी यहीं आसपास घूम रहे हैं और उनको जब पता चलता है कि लियो का बोट सामने ही है तो वो लोग दूरबीन लगाकर देखने लगते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। बताओ, एक बंदा इतना दूर छुट्टी मनाने आया है ताकि कोई उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करे और उसके दोस्त, क्या ही बोलूं मैं
अब। उसका दोस्त उन दोनों को आपस में किस करते हुए देखता है। तभी दूसरा आदमी पूछता है कि अरे क्या देख लिया तुमने ऐसा, चलो लाओ मुझे भी देखने दो। और थोड़ी देर बाद उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। आधे महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जेन को बहुत सारे गिफ्ट्स आए हुए हैं। उसका मैनेजर बताता है कि ये गिफ्ट मिस्टर लियो ने भेजा है। उसके अंदर एक नोट भी होता है जिस पर लिखा हुआ था कि वो पुराना वाला फेंक दो, अब इस नए वाले को घर में रखो। जेन को ये बात बहुत पसंद आती है। जिंग कहता है कि चलिए हमें बाहर चलना है। तभी वो कहता है कि ना ना मैं नहीं जाने वाला, मैं घर जा रहा हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो सच में उसका इंतजार कर रहा है अपने कुत्ते के साथ में अपने पूरे रूम को फूल से सजा दिया है। दो इंसान जो प्यार करने के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं, लेकिन वो दोनों डेट करते हैं, प्यार करते हैं और जीने मरने का कसम खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो अपनी मॉम से मिलता है और सोचता है कि क्यों ना अपनी मॉम को सरप्राइज दिया जाए। इसीलिए वो जेन को कॉल करता है और कहता है कि क्या आज रात को तुम फ्री हो। इस पर वो जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल फ्री हूँ, और बताओ क्या करने का इरादा है तुम्हारा। वो कहता है कि कुछ अच्छे कपड़े पहनकर बस आ जाना। रात के टाइम ये दोनों अच्छे से खाना खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तभी जेन को कुछ याद आता है। बहुत टाइम पहले जेन को कुछ लोगों ने घेर लिया था, तब जेन ने सभी को मार दिया, जिसके बाद वो भी काफी घायल हो गया था। तब इस औरत ने उसे अपने घर लेकर आया और उसकी जान बचाई। जेन को बहुत कम चोट लगी थी, इसलिए वो बहुत जल्दी से ठीक हो गया। इसीलिए वो अपना बैग लेता है और उस आंटी को गुड बाय कहते हुए निकल गया। रास्ते में वो फर्स्ट टाइम लियो को देखता है जो कि अपने दोस्त के साथ कहीं पर जा रहा है। लियो उसे देखता है लेकिन इग्नोर कर देता है, उसे कुछ खास नहीं लगता। लेकिन जेन ने तो अपनी पूरी कहानी बना ली है। रास्ते में वो कुछ खरीदने के लिए रुकता है, तब वो नोटिस करता है कि उसके बैग में एक पर्स है। वो सोचता है कि आंटी ने ये पर्स उसके बैग में क्यों डाल दिया, लेकिन इस बैग के अंदर मिस्टर लियो का फोटो होता है। वैसे ये सारी बातें जेन घर आने के बाद सोच रहा था। काफी टाइम बाद वो उस आंटी से मिला था, इसलिए वो काफी खुश है और ये कहता भी है कि लाइफ में उसे जितना चाहिए था उससे उसको ज्यादा ही मिल गया है। ये आदमी आधी रात को यहाँ पर आया हुआ है। इसीलिए जिंग पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नहीं, वो ये पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, पर जेन उसे याद दिलाता है कि ये मेरा ही घर है। इस बात का वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि ओ मुझे लगा कि आप तो लियो के साथ रह रहे हो तो आप भूल जाओगे इस घर को और ये घर मेरा हो जाएगा। वैसे मैंने ये सोचा था कि तुम इस शहर में आने के बाद लियो में दिलचस्पी लेने लगे थे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि ये सब कुछ उससे भी पहले से था। जेन पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। मुझे याद है जब तुम इस शहर में आए थे तब उसके दूसरे साल लियो की फैमिली भी यहाँ पर आ गई। मैंने देखा कि तुम लियो में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रख रहे थे और तुम उससे जुड़ी हुई हर चीज का कॉपी रखते हो। मैंने तुम्हें कई बार उसकी प्रोफाइल देखते हुए भी पकड़ा था। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा था कि तुम अपने आप को और दुश्मन को समझने की कोशिश कर रहे हो ताकि लड़ाई में आप जीत सको, पर मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतने लंबे टाइम तक इस चीज पर टिके रहोगे, बल्कि धीरे धीरे तुम इस मामले में और भी ज्यादा गहराई तक जाने लगे। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर जेन बहुत सारी लड़कियों की फोटो देख रहा है। जिंग मुझे बताओ इन सारी लड़कियों में कॉमन क्या है। जिंग जवाब देता है कि ये सारी लड़कियों की फोटो है। वो कहता है कि नहीं बेटे, ये सब मेरे जैसी दिखती हैं। जिंग चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या तुम अपने आप को एक लड़की कह रहे हो। ये सब छोड़ो जिंग, तुम मेरी मदद करो इन सारी लड़कियों को लियो तक भेजने में। ये कितना बड़ा साइको आदमी है, इसने खुद के जैसी दिखने वाली लड़कियों को लियो के पास भेजा ताकि लियो का इंटरेस्ट इसमें भी आ सके। अब हम उस टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर जेन पूरी रात उसका इंतजार करता रहा, लेकिन लियो वहाँ पर नहीं आया। इस बात पर जिंग उसे पूछता है, मुझे पता है कि तुम पूरी रात उसका इंतजार करते रहे और वो नहीं आया। अब वो एक प्लान बनाता है कि वो अपनी खुद की रियल आइडेंटिटी के साथ उसके सामने नहीं जा सकता, इसीलिए वो सू बनकर मिलेगा उससे। अब इसके आगे की कहानी में कुछ खास है नहीं। ये लोग वेकेशन पे जाते हैं, अच्छे से अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं। ओवरऑल हैप्पी एंडिंग। टोटल 66 चैप्टर हैं और 57 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी का बचा हुआ चैप्टर अगर किसी को रीड करना है तो वो जाकर वेबसाइट से रीड करें, बट कुछ भी खास है नहीं। बस और बस इन दोनों के बीच का रोमांस ही दिखाया गया है। कैसी लगी मेरी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, तुम लोगों को ऐसे पोस्टर्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे जाओ यार, खरीदो। बहुत ही कम प्राइस में कुछ ऐसा चीज मिल रहा है। मुझे एनीमे वगैरह बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके रिलेटेड पोस्टर वगैरह लगाया हूँ, लेकिन तुम चाहो तो BL ड्रामा का रिलेटेड पोस्टर प्रिंट करवा सकते हो। जो भी प्रिंट करवाना है बस मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो, मैं प्रिंट करके तुम्हें भेज दूंगा। और एक बात, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए जितना हो सके उतना शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लियो और जेन किस टाइप के इंसान को डेट करना चाहोगे। अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहता है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ जाकर फॉलो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।